चेंज कर लो स्लाइड। आपको स्लाइड दी है ना। फटाफट से चेंज कर लो स्लाइड, 10-10 सेकंड के बाद बस। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, फुल फेस प्लीज। Hello guys, welcome in our audit discussion. I am CA Kapil Goyal and this is the day number 2 of our CA Inter Audit Marathon. कैसे हो जी आप लोग? क्या बात है, बहुत बढ़िया एनर्जी है। इतनी ही एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है? तैयार हो इस ऐतिहासिक CA इंटर ऑडिट मैराथन के लिए? और मैं साथ ही साथ पूछना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप भी बताइएगा बेटा कि आपका कैसा जोश है। क्या आप लोग तैयार हो आज दोबारा से कल जितनी ताकत के साथ, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आज हमें दोबारा से क्या करना है, हमारा सीए इंटर ऑडिट आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है? आज मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा हूं जिसके लिए आप सभी लोग बड़े उत्सुक बोलते हैं, हाँ, बड़े ही एक्साइटेड होते हो कि सर एक चैप्टर आप हमें जरूर करवा दो। दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज हमारे सभी बच्चों का और लाइव वाले सभी स्टूडेंट्स का, जिन्होंने अपना पूरा दिन, कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन और आने वाला कल हमको देने वाले हैं। देखिए, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं आपको 100% सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है? अब भाई कोई हलवा तो है नहीं, हमने गैस पे कढ़ाई लगाई, आटा डाला, पानी डाला, चीनी डाली और खा लिया, हाँ या ना? भाई कंटेंट है, टेक्निकल कंटेंट है, जो हम आपको करवाने में 140 घंटे लगाते हैं, उसको समराइज्ड, और या कितना भी मैं फास्ट चला जाऊं 20 घंटे तो लगेंगे। कल का हमारा सेशन इफेक्टिवली 7 घंटे का था। आज भी अगर मैं 7 घंटे लगाता हूं तो कल मेरे पास बैलेंस 4-5 घंटे तो चाहिए मुझे। क्या बात है? यस सर। तो कैसे हो आप लोग आज? तो हाँ भैया, मेरा गला चला गया था, वो तो भगवान श्री कृष्ण जी आए, बोले ताज तू आज के लिए गला और दे देते हैं तेरे को। रात को मैंने ताज, यार कल मेरी पार्टी खराब करवा दी तुम लोगों ने। चलो कोई नहीं, आप बच्चों के लिए कुछ भी। हाँ भैया जी, आप ये फोन बाद में उठा लेना, ठीक है? लो जी लो। तो आप में से कितने बच्चे कुछ रिवाइज कर आए हैं? आज मैं आपको एक बढ़िया चीज से स्टार्ट करवाता हूं, कुछ एनालिसिस दिखाता हूं स्टार्टिंग में, देन विल स्टार्ट। हाँ जी, लाइव वाले सभी स्टूडेंट भी कमेंट कर बताएंगे कि आप लोग तैयार हो। सर कैसे बताएं? वीडियो को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा। आप लोग भी लाइक करोगे? कर दो। लो जी बेटा, एक एनालिसिस है, ये सारे एनालिसिस आपको टेलीग्राम चैनल सीए कपिल गोयल पे मिल जाएंगे। एक ऑडिट नोट्स का चैनल है, वहां पे सब हमेशा अवेलेबल रहेगा। मैं मेन टेलीग्राम पे भी डालता हूं, मेन टेलीग्राम पे, लेकिन 1 या 2 दिन में कंटेंट
रिमूव हो जाता है, हमेशा कहां रहेगा? सीए इंटर ऑडिट नोट्स वाले टेलीग्राम चैनल पे। एक बार एक एनालिसिस देख लो बस छोटा सा। आप लोग चाहते हो ना कि सर जब मैं मेन एग्जाम में जाऊं तो पिछली बार के जितने भी पेपर्स हैं वो सब करके चला जाऊं? चाहते हो, दिल में एक इच्छा होती है कि सर काश मैं पिछले अटेम्प्ट के 10 साल के पेपर करके चला जाता या 6 अटेम्प्ट के पेपर करके चला जाता। और कोई ऐसा तरीका सर कि मैं सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में सारे पेपर कर लूं। कितनी मिनट में? 30 मिनट्स एंड ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स डन। तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, टू सेव योर टाइम, कैमरा का एंगल थोड़ा नीचे करो, हाँ फुल स्क्रीन, टू सेव योर टाइम मैंने आपके लिए एक समरी बनाई है, ठीक है? अच्छा, एक बार तालियां बजा के अपना स्वागत कर लो आप। सही बच्चे तालियां बजाएंगे। इन्होंने बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये हंसते हुए चेहरे, बहुत ही उम्दा बेटा। आई होप आप इंजॉय करो आज के सेशन को। और ये चेहरे जो हंस रहे हैं, जो हिल रहे हैं, ये इसी तरह से भगवान करे हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, ठीक है? ले आओ भैया, ले आओ, आप वापस से ले आओ हमारे पास। भैया फुल स्क्रीन डालेंगे एक बार, विथ फेस देखेगा। ये एक समरी है जो आपको मिलने वाली है। स्क्रीन दिखा दो साथ में, स्क्रीन दिखा दीजिए साथ में, हाँ बस परफेक्ट। ये आपको एक समरी मिलने वाली है। इस समरी में अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये सबसे पहले क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर। आपके पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं ना आपके, एक सेकेंड सुनेंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? करेक्ट इनकरेक्ट। 2 से हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे यहां पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2A, और उसी की तरह फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक होता है एक पेपर में, ठीक है? हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाई, फिर इसको सॉर्ट कर दिया, क्योंकि आपके लिए अटेम्प्ट वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए चैप्टर वाइज और अटेम्प्ट वाइज दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है आज आप चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं तो आपका मन करेगा यार पिछले अटेम्प्ट के सारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन बता दे कोई। तो मैंने क्या किया, इसी की साइड में कॉलम ऐड किया, क्या? अटेम्प्ट, कि किस पेपर में क्वेश्चन आया था और कौन सा चैप्टर, उसका नाम भी डाल दिया, क्योंकि हो सकता है मेरी बुक के अंदर चैप्टर नंबर अलग हो, आईसीआई में अलग हो। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ आपको। जैसे अगर आपने चैप्टर 1 तैयार कर लिया आज, पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि भाई अगर मैंने चैप्टर 1 कर लिया है तो क्या मैं पिछली बार के अगर मैं 6 अटेम्प्ट कर सकता हूं तो आने वाले भी कर सकता हूं, एक पॉजिटिवनेस के लिए। तो आपने देखा भाई क्वेश्चन नंबर 2A आया था जो कि है एथिकल रिक्वायरमेंट, और पेपर में कब आया था ये? Jan 21 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2C आया था, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का एक पार्ट होता है अदर मैटर्स, वो कब आया था? जुलाई 21 में। 2A था प्री कंडीशन ऑफ एसेट 210, कब आया था? नवंबर 21 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आया था मई 22 में। उसके बाद क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आपका आया था नवंबर 22 में। 5 अटेम्प्ट और कितने क्वेश्चन आए? 5। ये मैं बात कर रहा हूं डिस्क्रिप्टिव की, एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट आर सेपरेट। इसी के साथ आप देखेंगे मैंने एक कॉलम ऐड किया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 5 अटेम्प्ट की मैंने वर्किंग आपको दी है, कितने बार क्वेश्चन आया? 5 बार। अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, कितनी बार क्वेश्चन आया है? 14 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 13 से 15% डिस्क्रिप्टिव पार्ट का आपका कौन सा चैप्टर कवर करता है? उसके अलावा एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट अलग। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपके पेपर में आते हैं। कोई भी अटेम्प्ट उठा लेना आप, कहां से? चैप्टर नंबर 3 से। तो आपको चैप्टर 3 का हर एक स्टैंडर्ड ऑन टिप्स होना चाहिए। 13 से 15 नंबर तो डिस्क्रिप्टिव है भाई, 4 से 5 वो एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट और लेके जाएगा। तो मतलब 120 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का पेपर कहां से है? चैप्टर से। और मैंने 2-4 वीडियोस और देखी थी यूट्यूब पे। नल्ले लोग, कुछ पता होता नहीं है, कुछ भी बोल देते बेटा ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, ये 20 नंबर का काम आ जाएगा। भाई प्रूव तो कर, साले 7 नंबर का काम आता है वहां से। तूने बच्चों को मिसगाइड कर दिया 20 बोल के। बच्चा कहेगा ठीक है जी 20 नंबर का कर, भाई कहां? उसमें आज तक 6 अटेम्प्ट में 20 नंबर का काम नहीं आया। तो मैं जो बात कर रहा हूं फैक्ट के बेस पे कर रहा हूं, कोई भी ये नहीं जजमेंट है या वो है।
मैंने आपको सब बना के दे दिया। ये बेटा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इसके हिसाब से 60 नंबर के लिए भी तैयारी कर सकते हो, 50 के लिए भी कर सकते हो, 80 के लिए भी कर सकते हो और 100 के लिए भी कर सकते हो। दूसरी एक और चीज, आपको एक कलर हाईलाइटेड दिख रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो मेरी जजमेंट में कुछ अच्छे क्वेश्चन है, बाकी सब तो प्लेन क्वेश्चन है। बाकी सब क्या है, ये वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशनल जजमेंट दीज आर दी गुड क्वेश्चन, जिनको आप एक बार रेफर कर सकते हो पूरा सिलेबस करने के बाद। इवन चैप्टर वाइज भी जब आपने किए ना तो आप इन क्वेश्चन को अलग से कर सकते हो। तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन है आउट ऑफ 105 क्वेश्चन। कितने, अगर आप काउंट करेंगे तो 7 या 8 क्वेश्चन मैंने मार्क किए, बाकी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 105। अब मैं बात करता हूं ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल्स। चलो 14 क्वेश्चन कहां से है, चैप्टर नंबर 3 से। तो आपको एक चीज तो पता चल गई, मैं कुछ भी छोड़कर जाऊंगा, चैप्टर 3 का हर एक स्टैंडर्ड उसमें से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है पूरा अच्छे से कर जाऊंगा। अब आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 वो तो बेस है, आपको पता ही है भाई, उसमें से 9 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में आते हैं, लेकिन चैप्टर 4 नहीं आता। अब बाकी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपके फ्रॉड में से 5 क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट, मतलब 1 क्वेश्चन की एवरेज आती है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में 5 अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन, 1 से ज्यादा क्वेश्चन की एवरेज है। एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट अलग है। उसके बाद आपका सैंपलिंग आता है, सैंपलिंग में से आपके 5 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन की एवरेज है। एनालिटिकल प्रोसीजर 5 क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट, 1 क्वेश्चन की एवरेज है। ऑडिट रिपोर्ट इतना आसान चैप्टर, ऐसे 700 सीरीज कवर होती है, 1 से ज्यादा क्वेश्चन की वहां से आपकी कवरेज हो जाती है। अब बात करते हैं कंपनी ऑडिट। 5 अटेम्प्ट, क्वेश्चन कितने हैं 11, और इसमें मैं कारो ऐड नहीं कर रहा हूं, आप कारो भी ऐड करोगे तो इसको 15 कर लो आप। तो इसका मतलब अगर मैं कंपनी ऑडिट और कारो को भी बहुत अच्छे से करके जा रहा हूं, मेरे कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 3। चैप्टर 3 मैंने अच्छे से कर लिया, मेरे कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे मिनिमम 3 से 4। ठीक है। तो और एक और खास बात, सिंस कंपनी ऑडिट आपका लॉ का सब्जेक्ट है ना, आप पिछले 10 अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, 10 अटेम्प्ट का। इंटर ऑडिट के अंदर आईसीआई ने कभी भी कंपनी ऑडिट में बच्चे को घुमाया नहीं है, वो हर चैप्टर में घुमाएगा। हो सकता है वो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर में केस स्टडी बना के दे, ओपनिंग बैलेंस में केस स्टडी बना के दे, गोइंग कंसर्न में केस स्टडी बना के दे। कंपनी ऑडिट में वो बच्चे को लॉलीपॉप क्वेश्चन देता है। आप सारे क्वेश्चन देख लो, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे में एक बार रीड कर रहा हूं आपके लिए। भाई रिमूवल ऑफ ऑडिटर का क्या कंसेप्ट है वो बता दो। सेक्शन 1, सारे क्वेश्चन बता रहा हूं पिछले 5 अटेम्प्ट के। सेक्शन 144 की कौन कौन सी सर्विसेज होती है वो बता दो। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर का प्रोविजन बता दो। कोस्ट रिकॉर्ड कौन से मेंटेन होते हैं वो बता दो। फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी क्या होती है वो बता दो। पेनल्टी इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी वो बता दीजिए। सेक्शन 143 में रिपोर्टिंग के अंदर क्या किया जाता है वो बता दीजिए। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड का कंसेप्ट, पनिशमेंट क्या है सेक्शन 147 की, राइट टू लीन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। कोई भी केस स्टडी है वो क्वेश्चन लिखेगा, आखिरी में आपसे डायरेक्ट पूछेगा। तो कंपनी ऑडिट के सारे क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं, हमेशा प्लेन वनीला क्वेश्चन, कोई घुमाएगा नहीं। आगे आ जाओ। फिर आप एक चैप्टर करते हो जिसकी आज मैं शुरुआत करवाने वाला हूं, क्या नाम है उस चैप्टर का, ऑडिट ऑफ। कितने क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, हर अटेम्प्ट में मिनिमम 3 और 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अभी मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। सर ये तो आप मजाक कर रहे हो, इसका मतलब मेरे को 5 क्वेश्चन में से 4 करने हैं, 4 में 4 4 मतलब 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 से 4 में 3 में कर दूंगा चैप्टर 3 के, 3 कर दूंगा कंपनी ऑडिट कारों के, 3 से 4 कर दूंगा मैं आइटम के। बच्चे कितने 3-4 क्वेश्चन, आया ना, यस और नो। तो वो 3-4 कहां से आएंगे, चैप्टर 5 6 7 8 से। फिर सर मेरा डिफरेंट टाइप एंटिटी कहां जाएगा, मन में आएगा सवाल। वो भी तो एक प्यारा सा चैप्टर है, बड़ा सा। आ जाओ उसकी भी बात करते हैं। उसमें से कितने क्वेश्चन है आपके 11, लेकिन यहां एक गेम है। 11 क्वेश्चन मतलब 5 अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन की एवरेज, लेकिन यहां इसे एक गेम खेल जाता है। ये 2 है, कभी कभी 3 होते हैं, 3 है तो ये 2 है, 2 है तो ये 1 है। कुछ समझ आई मेरी बात, नहीं समझ आई? लाइव वालों बताओ समझ आई मेरी बात? वीडियो लाइक करो, मैं आगे बात नहीं कर रहा भैया, लाइव वाले कैमरा हटा दो, मैं लाइव वालों से भी बात नहीं कर रहा। 300 बच्चे लाइव देख रहे हैं, वो लाइक 70, सीने में पत्थर लगता है भाई। सुनो
सुनो सुनो सुनो, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, क्या मतलब हुआ इसका? सुनिएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चॉइस आती है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और दूसरा भी क्वेश्चन नंबर 6 का और में ए ही होगा। वो दोनों ही साले ने किसके दे दिए? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो है, करना तो एक ही है, ये दोनों लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 ए, आंसर मैं करके आया हूं चैप्टर, फिर और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। भाई पेपर में नंबर तो एक के ही मिलेंगे। तो इस चैप्टर में आईसीआई क्या करता है? ऑप्शन में आंसर क्वेश्चन रखता है। और दूसरा गेम कैसे खेलेगा? क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्योंकि एक ऑप्शन उसमें भी होता है। आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 4। इस छठे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल दिए, किसके? गवर्नमेंट ऑडिट के। तो 2 मान लो, 2 मेरे को बाकी कोई अच्छे से आता है, मैं 2 अटेम्प्ट करूंगा। या मान लो कोई बच्चा कहता है मैंने छठा ही अटेम्प्ट नहीं करना, तो उसके लिए चैप्टर क्या हो गया? खत्म। फिर वो एक एक क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट करेगा? चैप्टर 5, 6, 7, 8 या 1 या 2 कहीं से भी। भाई मेरी एनालिसिस समझ आई? आपको हेल्प करेगी एग्जाम में? अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो जी, इसके नोट्स आपको लेने हैं टेलीग्राम चैनल से, नोट्स मिलेंगे आपको इस चैप्टर के। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर हमने लाइक कर दी, आपने लाइव पहले चला के छोड़ दिया होगा शुरू में, तब लाइक कम थे, अब आप ओपन करो। ओहो, माफ करो बेटा। सही है, चलो जी, अब मैं कर देता हूं फोन साइड। लो जी, आज का पहला चैप्टर। अब कोई बच्चा है ना, जब टाइम स्टैम्प डाले ना, तो ये मत डालना कि लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम, क्योंकि इससे पहले का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको पता नहीं चलता, आप रिकॉर्डिंग वाला का काट देते हो बहुत बड़ा। वो क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प लगाते हैं नीचे ताकि दूसरे बच्चे की हेल्प हो जाए, और वो डिस्कशन पार्ट काट देते हैं। भाई चैप्टर में यहां से चैप्टर, भाई तूने मेन डिस्कशन उसका हटा दिया, जिससे वो 10 एक नंबर अपने बढ़ा सकता था। अब आपका हमेशा फोकस रहेगा। देखो मैं बताऊं, एज ए स्टूडेंट नाउ वी आर फोकस्ड कि चैप्टर 3 में मैंने कोई भी लापरवाही नहीं करनी। भाई 570 मेरा वीक है ना, मैं उसे स्ट्रॉन्ग करूंगा पहले। आपका वीक हो सकता है गोइंग कंसर्न, आपको होगा भाई मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे। मान लो 560, 70, 80 से आ गया, आप करके गए थे 230, 500, 501, 505 लग गए भाई, है ना। लो जी, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा सा सीरियस चैप्टर है। आई होप आप लोग भी मूड में हो पढ़ने के। अरे बिना लिखे ही पढ़ाते हैं आपको यार, ऐसे टाइम बहुत लग जाएगा। सुनिएगा, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है बैलेंस शीट, पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी। बैलेंस शीट और पी एंड एल कौन बना रहा है? मैं तसल्ली से पढ़ाऊं ना यारो, आपको जल्दी है, मुझे भी नहीं है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, सही बनाने की या गलत बनाने की? सही बनाने की। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर मुझे दे देती है। लो जी, अब ये फाइनेंशियल्स हैं। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास आए, वो अभी ऑडिटेड नहीं है, क्या उस पर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूव करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है? हाँ, फाइनेंशियल्स को अप्रूव करना पड़ता है कि भैया देखो हमने फाइनेंशियल बना दिए, साइन ठप्पा। अब वो साइन और ठप्पा क्या बोलता है कि वो सही का मतलब क्या है कि अगर यहां पे फिक्स एसेट्स 5,000 करोड़ की आ रही है, तो इसका मतलब है ये फिक्स एसेट्स हमारी है, ये फिक्स एसेट्स एग्जिस्ट करती हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर उसमें कैश बैलेंस आ रहा है तो वो हमारा है। क्या बात है, कहां थे तुम? तो वो हमारा है। बेसिकली वो जितनी भी आइटम उसने यहां पे डाली है, वो सबको अजर्ट करता है, सब पे एक एश्योरिटी देता है कि ये सब कंपनी से बिलोंग करता है, चाहे एसेट है या लाइबिलिटीज है, और उसने साइन करके दे दिया। अब ऑडिटर के पास वो फाइनेंशियल आ गए, ऑडिटर को इनको ऑडिट करना है और उसे एक साइन करके एक ओपिनियन देना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू। सर इस ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? इस ट्रू एंड फेयर व्यू, अरे फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ठीक है, बट इसका एक अगर अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से पूछे,
व्हाट इज दिस ट्रू एंड फेयर व्यू? यार ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि जो फिगर्स यहां आ रही हैं, जो मैनेजमेंट बोल रही है, साइन मतलब बोल रही है, वो सही बोल रही है। मतलब जो उसने असर्ट किया है वो सही है। उसने क्या क्या असर्ट किया है कि हमारे फाइनेंशियल के अंदर जो भी आ रहे हैं वो कंप्लीट है, यहां पे जितनी भी एसेट्स आ रही है वो सारी एग्जिस्ट करती है, ये पूरे फाइनेंशियल क्या है, एक्यूरेट है। जितनी भी लायबिलिटीज है उनपे हमारा क्या है, ओब्लिगेशन है। हमने जो भी फाइनेंशियल बनाए हैं उनका प्रेजेंटेशन एज पर एफआरएफ है। इसी को तो मैं बोलता हूं क्या, अजर्शंस और सिवोप। इसका मतलब एक ऑडिटर को कुछ नहीं चेक करना होता, जो मैनेजमेंट ने असर्ट किया है उन्हीं अजर्शन को क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। और वंस आई विल वेरीफाई ऑल दी अजर्शंस, मैं बोलता हूं मेरा एरिया क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसीलिए अजर्शन को क्या बोला जाता है, अजर्शंस आर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय दी मैनेजमेंट। कि जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन किया है वो अजर्शन होती है, जिनको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। दो तीन तरह से अजर्शन हो सकती है। आपके फाइनेंशियल में लिखा हुआ है कैश इन हैंड 10,000 रुपीज। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, किताबें बंद कर सकते हो आप लोग, आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, कैश इन हैंड 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 हो सकता है। आपके दिमाग में कब क्या आएगा कि ये कैश इन हैंड कंपनी से बिलोंग करता है, कंपनी का इस पे राइट है, ये फ्री है, ये वैलिड करेंसी के अंदर है, यही तो आप बोलोगे, हाँ या ना। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है पीपीएनई 5,000 करोड़, डेप्रिसिएशन टिल ईयर पिछले सालों तक का इतना, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर इतना, और बैलेंस उसका डब्ल्यूडीवी इतना, जो भी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स 5,000 करोड़ की है, उसका वैल्यूएशन जो किया है वो सही तरीके से किया है, एज पर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10 उसके हिसाब से किया हुआ है। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इतना था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन इतना है, और डब्ल्यूडीवी इतना है। समझ आ रही है बातें? अगर कंपनी लिख देती है बोरोविंग 100 करोड़, तो क्या समझ आता है कि आपने को यह समझ आता है कि सर बोरोविंग जो है वो 100 करोड़ की है। कुछ और समझ आ रहा है? ओब्लिगेशन होगी सर पे करने की, कुछ और सर अभी बाकी कुछ लिखा नहीं है वहां पे, तो अभी यहां पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि सर ये बोरोविंग किससे की गई है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की गई है, वो भी तो लिखो फाइनेंशियल में, हाँ या ना। तो मतलब जो फाइनेंशियल में चीजें लिखी जाती हैं मैं उनको रीड करता हूं, पढ़ता हूं। हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, जो चीज मैं ऐसे बोलता हूं मतलब हमारे टीचर ने हमें बताया था जब मैं आपकी तरह पढ़ता था, आप भी शायद उनसे पढ़ रहे होंगे आज के दिन। हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि कपिल बेटा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो अकाउंट्स है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। ये क्या है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मेरे अकाउंट्स के गुरुजी के वर्ड्स हैं। और मैं उस चीज को आज बिल्कुल सही बोलता हूं, वो सही बोलते थे। कहते थे ये एक लैंग्वेज है, यहां पे आप कुछ भी लिख दो जनरल एंट्री में, मैं उसे पढ़कर बता दूंगा ये क्या है, हाँ या ना। और वो लैंग्वेज कोई और नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हम मुनि में हम ही पढ़ सकते हैं। ऐसा होता है क्या? अगर मैं लिखूं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000, तो आप बता दो कि इसका मतलब क्या है? क्या मतलब होता है इसका? कि हमने सामान खरीदा है, कितने का? क्या बात है यार। तो दिस इज लैंग्वेज, मतलब ये चीजों को आसान बनाने का तरीका है, माइंडसेट। भाई आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, वो लैंग्वेज आ गई, आप अकाउंट क्या कुछ भी बनवा लो, आपसे पढ़ते हुए जाना है आपने। समझ आ रही है बातें? तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करती है, असर्ट करती है, हम उन चीजों को वेरीफाई करते हैं। मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए। अजर्शंस 2 तरीके की हो सकती है, नेगेटिव अजर्शंस भी होती है। क्या? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है बोरोविंग 0, इसका क्या मतलब है? हाँ भाई आपके यहां, हमारे पास, हम बोल रहे हैं हमारे पास बोरोविंग्स नहीं है। अरे नहीं है तो लिखते नहीं, मैं मान लेता कि तुम्हारे पास, लेकिन वो फिर भी लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव एक्सप्रेस्ड अजर्शन हो गई। मैं एक्सप्रेस करके बता रहा हूं, नहीं लिखते तो इंप्लाइड था, हाँ या ना। समझ आया अजर्शन? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 एरिया में अजर्शन डिवाइडेड है। एक आपकी इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा
तीसरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट की एजर्शन क्या क्या थी बताना जरा। सीवोप जो पी की बात करता है ये सेपरेटली करता है, कहते हैं जो प्रेजेंटेशन है वो हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों का कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। सी का मतलब क्या है जी, कंप्लीटनेस, ई का एग्जिस्टेंस, ए का एक्यूरेसी, वी का वैल्यूएशन और ओ का राइट एंड ओब्लिगेशन, पी से प्रेजेंटेशन। ये बैलेंस शीट की अजर्शन है। आपको बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि मुझे अगर इनको इनकम में करना है तो कौन सा नाम किससे चेंज होगा। सी मेरा सी ही रहेगा। एग्जिस्टेंस अक्रंस, मुझे देखना है कि सारी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर अक्कड़ हुई है, या ऐसा तो नहीं है इस साल की ट्रांजेक्शन अगले साल चली गई हो और अगले साल की ट्रांजेक्शन। इसके लिए हम एक ऑडिट प्रोसीजर करते थे, कौन सा, कट ऑफ टेस्टिंग, याद है आप लोगों को, कट ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद एक्यूरेसी कि सारी ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली गई है, और इसकी जगह हम मेजरमेंट भी ले सकते हैं, एक्यूरेसी और मेजरमेंट आप दोनों डाल सकते हो। वैल्यूएशन वैल्यूएशन ही रहेगा आपका, ठीक है, मेजरमेंट यहां पे भी लिख सकते हो आप। एंड राइट एंड ओब्लिगेशन, आपका जो भी आपने सामान खरीदा है, जो भी आपने रिवेन्यू किया है, उस पर आपका राइट होना ही चाहिए। तो बेसिकली एक अजर्शन हम बोलते हैं, बस आपने याद रखनी है अलग से, वो बताएगा कोई कौन सी है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है, बाकी सारी आप सेम कॉमन बोल सकते हो। एक अजर्शन होती है जिसको हम बोलते हैं अक्रंस, जो है वो ट्रांजेक्शन्स के लिए है, और जो मेरा एग्जिस्टेंस है वो ईयर एंड की चीजों के लिए है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि पेपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ऐसी एजर्शन बताओ जो बैलेंस शीट अकाउंट पे आप लगाओगे, तो आपने क्या बोलना है, एग्जिस्टेंस। एक ऐसी एजर्शन बताओ जो आप ट्रांजेक्शन्स पे लगाओगे, अक्रंस। इन दोनों को मिक्स करके डाल दो कहां पे, प्रेजेंटेशन में। भाई एग्जिस्टेंस का अक्रंस आ गया, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, तो इधर बैलेंस शीट की लिख दी और इधर ट्रांजेक्शन का लिख दिया, ठीक है जी। अब इस चैप्टर को, अब ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए लिए हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे रखी है, 2 लाख की, डेप्रेशन डाल दिया, करंट ईयर का डेप्रेशन डाल दिया, बैलेंस डाल दिया। तो इससे आपको क्या पता चलता है, आपने ये यहां पे नीचे लिख दिया, भाई हमें इससे क्या क्या रीड कर पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता है कि आपके यहां पे एक लोन है, कितने का, 4 लाख। इससे आपको क्या पता चलता है, तो आप कहोगे भैया ये इनकम्प्लीट है, हमें ये इंफॉर्मेशन इसमें नहीं पता चल रही है। सर ये करके जाना है, भाई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है अभी तक, ये सिर्फ आपको नॉलेज में होना चाहिए। आज से 4-5 अटेम्प्ट पहले ये पेपर में क्वेश्चन आया था, सेम यही, ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से एजर्शन आपको इससे पता। तो ऐसे कुछ भी ड्राफ्ट करके दे आपको, आपने बस उसको रीड करके नीचे लिख देना है कि इससे हमें क्या क्या समझ आ रहा है। अब इस चैप्टर को करने का मैं तरीका बताता हूं। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी आप लोगों को, उसके लिए आप तैयार हो। आपके ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैं ही बता दूंगा आपके पेपर में क्या आ रहा है, अभी बता देता हूं 2 मिनट में, आपके पेपर में मिलेगा वो, ठीक है। हाँ, इसमें आपके 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है। 1, आपका लो बेस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने इसकी पूरी कैटेगरी बना रखी है, आप लिखना मत, सारे नोट्स रेडी हैं। जैसे कि आपका शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट, स्वैट इक्विटी शेयर, इस तरह से सारे आपके बेटा कंसेप्ट कहां के हैं, लो के। लो में आप इनके प्रोविजंस पढ़ते हो ना, सेक्शंस पढ़ते हो। आपको ऑडिट में कुछ करना ही नहीं। पेपर में अगर आ जाए सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां यूटिलाइज करते हो, ऑडिटर क्या देखेगा, भाई ऑडिटर क्या देखेगा, जो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है वही, तो आपने क्या लिखना है, प्रोविजन, जो आपका लॉ का रिक्वायरमेंट है वही आपने अपने आंसर में लिख देना है, और आखिरी लाइन में या पहले हर लाइन के साथ लिख देना, ऑडिटर को ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, वेरीफाई, कि भैया जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई या नहीं हुई। तो इसमें मेरा ऑडिट का कोई भी ज्ञान नहीं है। दूसरा, आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन, कहां के क्वेश्चन जी, अकाउंट के क्वेश्चन। एग्जाम्पल बोलना स्टार्ट करो, जैसे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है। आपको इनके अकॉर्डिंगली एएस की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर को एएस का ही कंप्लायंस चेक करना है, हाँ या ना। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, और क्या कंसेप्ट याद है किसी को, हाँ, करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, और बताना यार,
नहीं, बोरोविंग पे नहीं आता क्वेश्चन। हाँ, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, मतलब ये स्पेसिफिक आपके अकाउंट्स की डेफिनेशंस हैं, पेपर में पूछ सकता है। आपको लगता है सर उसे पूछना चाहिए ये? देर आर वेरी लेस चांस कि वो आपसे पूछे भाई रिजर्व बताओ क्या होता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है वो आपसे, आपके पेपर में आ सकता है। तीसरी कैटेगरी, ऑडिट। क्योंकि आप लगाते हो लप्पे और उसमें नंबर मिलते नहीं है। ऑडिट के अंदर आप अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन पकड़ लो, इवन उसमें लो के कैप्शन भी पकड़ लो आप, जैसे शेयर कैपिटल। अगर लो बेस क्वेश्चन आ गया तो आपने सिंपल करना है कि भैया जो लो की रिक्वायरमेंट है उसको वेरीफाई करना है, काम खत्म। अकाउंट का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने बताना है भैया रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, वो एक्सप्लेन करना है, और फिर आपने इनके इनके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे ऑडिट के। अब ऑडिट के आते हैं स्पेसिफिक एरियाज, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखे हैं ताकि मेरे को आपके लिए थोड़ा चीजें मैं इजी कर सकूं, मैं बता रहा हूं। हाँ जी, जैसे ये रही आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैश को कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है, कैश इन हैंड को और कैश एट बैंक को। इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? अगर आपने कंसाइनमेंट सेल किया है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? अगर आपने गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भेजा है तो आप कैसे वेरीफाई करने वाले हो? बोरोविंग्स को कैसे देखोगे, लोन्स को कैसे देखोगे, डेटर को कैसे देखोगे, क्रेडिटर को कैसे देखोगे, अदर इनकम कैसे देखोगे, अदर एक्सपेंस कैसे देखोगे? यहां पे ये स्पेसिफिक आपसे क्या पूछ रहा है? ऑडिट की बातें कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बातें? तो हम स्पेसिफिक ऑडिट का डिस्कशन करेंगे। और एक लास्ट कैटेगरी इसके अंदर आती है, कौन सी, कोई बताएगा? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि दुनिया भर की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। याद कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है भाई, कुछ भी आ गया लप्पे जरूर लगा सकते हैं भाई। जैसे आप अकाउंट्स पढ़कर आते हो तो आपके टीचर समझाते हैं ना कि करंट एसेट्स को किस तरह से डिस्क्लोज करना है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अब चार कैटेगरी, मैंने इस चैप्टर को क्या किया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये चार पार्ट में मैं आपको इसके समरी नोट्स देने वाला हूं, जिसमें एक पार्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, सारे लो बेस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, मेरा ऑडिट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरे में आपको क्या मिल जाएगा, ऑडिट, और फोर्थ में क्या मिल जाएगा, डिस्क्लोजर। अब सर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, पिछले अटेम्प्ट में भी 3 क्वेश्चन थे, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। क्या लगता है सारे ऑडिट पूछेगा? एक बार तो 2 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछी थी, एक अकाउंट पूछ लिया, एक ऑडिट। किसी क्वेश्चन अटेम्प्ट में एक लो से पूछेगा, एक ऑडिट से, एक डिस्क्लोजर। मतलब आप एक पोर्शन छोड़ के जाओगे, आप समझ लेना आप एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हो। मैं आज पढ़ाने से ज्यादा मेरा फोकस कहां पे है, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या कवर करना है, कितना कवर करना है, वो समझा रहा हूं इन चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर होते हैं लंबे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये पोर्शन छोड़ के जा रहा हूं तो मैं कितना रिस्क ले रहा हूं। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत सारी है। सर एक अटेम्प्ट में 2 क्यों आई, उसका आंसर भी दे देता हूं। 2 अटेम्प्ट पहले बहुत सारा आईसीआई ने एडिशन किया था, दुनिया भर के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाली थी। ये रही चैप्टर के आखिरी में, अगर किसी के पास बुक है तो। ये देखो आखिरी में सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चल रही है, दिख रही है? तो बहुत सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी। ये पूरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंने देखी और बच्चों को 5 इंपॉर्टेंट मार्क करवाई थी। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। एक सीएसआर, एक बेनामी प्रॉपर्टी, एक रेशियोज, एक क्रिप्टो करेंसी, एक और थी बेटा, एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम। 5। इस बार मैंने 2-3 और आइडेंटिफाई की है, लेकिन एक अटेम्प्ट में इनमें से आ चुकी है आपकी सीएसआर और बेनामी। एक ही अटेम्प्ट में 2 आ गई। पिछले बार के पेपर में शायद आ गई थी आपकी, जो अभी पेपर हुआ था, क्रिप्टो करेंसी। अब आपके पेपर में आने वाले 2 अटेम्प्ट में क्या आएगा, या तो पूछेगा कौन कौन से रेशियोज डिस्क्लोज करने हैं, लिख लो, आ रहा है पेपर में, इफ और बट नहीं है इसमें।
मतलब आप इतनी सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कर नहीं सकते हो, मैंने बता दी पेपर में क्या आएगी। या तो वो पूछेगा आपसे रेशियोज, या वो पूछेगा आपसे अगर आप अनडिस्क्लोज इनकम को कर रहे हो तो क्या डिस्क्लोजर जाने वाला है वो बता दो। 99% तो इन दो में से एक आ जाएगी। हालांकि इस बार मैंने एक और निकाली, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूं रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वही आपके पेपर में आता है। इस बार मैंने एक और निकाला है, मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए लेकिन आनी यहीं से चाहिए। लेकिन एक होता है ना सेफर साइड, भाई बता दो कोई मेरे जैसा टीचर हुआ, अरे नहीं आ रही है तो कोई भी जज कर लेगा। कहां है? किसी को पीपीएन नहीं दिख रहा है? ये रहा, ये पीपीएन के नीचे टेबल देख रहे हो आप? वो आपसे पूछ सकता है टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे शो करते हैं, तो ये बड़ा इजी है। आप ग्रोस वैल्यू दिखाओगे, कंपनी के नाम पे है, क्या प्रमोटर के पास है, किस डेट से है, कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कारों में भी यही पॉइंट अगर आप देखोगे तो, इसीलिए निकाला है मैंने ये पॉइंट। ठीक है, बस एक ये और देख लेना अगर देखना हो तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और बाकी आप अपने अकाउंट की नॉलेज के बेस पे, अगर वो पूछ ले कैश की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ तो आपने भैया अपने अकाउंट में जो सीखा है उसके हिसाब से लिख देना, बाकी नहीं। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं अजर्शन वाइज। सर आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। वो आपसे ये पूछेगा इंटेंजिबल का ऑडिट कैसे करते हैं, या वो आपसे ये पूछेगा कि इंटेंजिबल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, या वो आपसे ये पूछेगा पीपीएनई का राइट एंड ऑब्लिगेशन कैसे देखते हैं, या वो आपसे पूछेगा डेटर का कंप्लीटनेस कैसे देखते हैं। जस्ट टेल मी द आंसर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर वो हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कि वो हमसे एक ऑडिट पूछ लेगा और मैं सारे ऑडिट प्रोसीजर डाल दूंगा, या सर वो हमारे कपड़े उतारेगा एसीआई, वो मतलब मुझसे एक अजर्शन देगा और मुझसे ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा। अजर्शन देगा और आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा। पिछले अटेम्प्ट के कितने भी पेपर उठा लो, उसने हमेशा एक अजर्शन दी है और बोला है कि बताओ इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे। और आप लोगों को जनरल आंसर याद होता है, या आप रट के जाते हो, आप वो लिखते हो, आप दिमाग नहीं चलाओगे, आप इस चैप्टर में कभी भी नंबर स्कोर, मतलब आपको अजर्शन की नॉलेज होनी चाहिए नंबर 1। दूसरा, आपको हर अजर्शन के अगेंस्ट कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, आपको हर एरिया से रिगार्डिंग स्पेसिफिक हम किस तरह से टेस्टिंग करते हैं वो पता होना। सर इतना सारा ज्ञान कहां से लाऊं, जो हमारा मॉड्यूल 1 है ना वो यही ज्ञान देता है। ठीक है, जैसे अब मैं बात करता हूं, मैंने सारी अजर्शंस लिखी हैं आपके लिए, एक समरी बनाई है हमने, ये दिख रहा है। अभी मैं बहुत डिटेल में दूंगा आपको जब ये टेलीग्राम पे आएगा। सबसे पहले हमने जनरलाइज आंसर बताया। एक होता है ना जब कुछ नहीं आता तो लप्पे तो मारो कम से कम। तो आपको पता है भैया, जब भी हम किसी एरिया का ऑडिट स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिस्क असेसमेंट, दूसरा कंट्रोल, तीसरा सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है सर अजर्शंस चेक करना। पहली अजर्शन कौन सी होती है, कंप्लीटनेस। बेटा मैंने रामबाण दे दिया है आपको, इसको समझ लो, ये क्या है, एक जड़ी बूटी है। कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ नहीं समझ आ रहा, बस ये देख लो किस पे आया है। समझ आ रही है मेरी बात? कंप्लीटनेस, ठीक है सर, ये सारे पॉइंट उठाए, जो भी क्वेश्चन आया उसके साथ मिलाए और आंसर शीट में डाल दिए, नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने यहां पे मैक्सिमम ऑडिट प्रोसीजर आपको दे दिए। कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करोगे, चाहे कोई भी एरिया हो, अपन ने डिस्कस ही नहीं करना किसका ऑडिट एरिया है। सर कंप्लीटनेस, सी, सबसे पहले सर हम टीओडी करेंगे, आईपी टेस्टिंग कर लेंगे, टीओडी करेंगे, सैंपल निकले, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, जिसको हम 2 वे मैच और 3 वे मैच बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, इनवॉइस। अब मैंने यहां अलग अलग तरह के एग्जाम्पल के बेस पे लिख दिए, भाई आप क्या क्या पेल सकते हो। 2 पॉइंट आपने इनवॉइस पे बना दिए, एक सेल ऑर्डर बना दिया, वो आपकी कला है। अब यहां पे क्या डिपेंड करता है, आपका माइंड, आप कैसा लिख सकते हो। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या आ सकता है, इनवॉइस, एग्रीमेंट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, गेट रजिस्टर, लोन डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, रजिस्ट्री पेपर्स। अब ऐसा मत करना पेपर में आए और ये सारे डॉक्यूमेंट
भाई वो आपको दिमाग, अब पेपर में आ गया हाउ यू विल वेरीफाई बोरोविंग, वो कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इनवॉइस एग्रीमेंट परचेज ऑर्डर, तो भैया आपकी लंका लग जाएगी। ये पॉइंट है आपको बताने के लिए भाई, इसमें से आपको रिलेवेंट कंटेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद कहता है भाई एक हो गया कंप्लीटनेस के लिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, दूसरा जो लेजर है जो मेरे को डंप मिला है उसको हम ट्रायल से बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हैं टू मेक श्योर कि जो मैं लेजर चेक करने वाला हूं वो फाइनेंशियल से मैच भी कर रहा है, या फाइनेंशियल में फिगर आ रही है फिक्स एसेट्स की 5,000 करोड़, मेरे को जो लेजर मिला है 4,000 करोड़, मैं उस पर ऑडिट कर रहा हूं, अरे गधे फाइनेंशियल तो मैच ही नहीं हो रहा, कंप्लीटनेस तो इंश्योर कर लो सबसे पहले। तो क्या बोलता है, वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल और लेजर अलोंग विद ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। तीसरा कंप्लीटनेस अक्रंस पे भी लगता है, ये कट ऑफ प्रोसीजर आपको अक्रंस, ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग बात करूंगा तो अक्रंस, डेटर क्रेडिटर के लिए बात करूंगा तो कंप्लीटनेस। ईयर एंड पे हम एक ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं बेटा जिसका नाम क्या होता है, कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम ईयर एंड की कुछ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं और अगले साल की कुछ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं और उनको चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि ट्रांजेक्शन सही साल में रिकॉर्ड हुई या। कितने बच्चों को कट ऑफ प्रोसीजर नहीं पता, मोस्टली सबको पता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जैसे ईयर एंड की कोई ट्रांजेक्शन है, सेल की ट्रांजेक्शन है, सेल की टर्म है कि सेल तब कंप्लीट होगी जब कस्टमर उसे अप्रूव कर देगा। आपने सुना होगा ना कि जब क्वालिटी अप्रूव कर दोगे तब सेल कंप्लीट होगी। अब कोई 27 मार्च को सेल की हमने, आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी सेल्स, कस्टमर ने अप्रूव किया 2 अप्रैल को, आपकी सेल बेटा इस ईयर में आनी चाहिए, अगले साल में जानी चाहिए, अगले साल में जानी चाहिए। तो रिस्क है ना, मतलब ईयर एंड ट्रांजेक्शन पे, हाँ या ना। ऐसे ही टर्म से मान लो कि हम आपकी सेल बुक करेंगे जिस दिन हमने बेच दिया, अप्रूव चाहे कभी भी हुआ हो। सेम एग्जांपल है, सेल हुई 28 मार्च को, कस्टमर ने अप्रूव किया 2 अप्रैल को, इस बार 2 अप्रैल को बुक कर दिया, होना कब चाहिए था, 28 मार्च को। तो इसका मतलब ईयर एंड ट्रांजेक्शन में हमेशा ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए हम देखते हैं अक्रंस के लिए और कंप्लीटनेस के लिए एक ऑडिट प्रोसीजर। सब्सिक्वेंट टेस्टिंग सुना था ये ऑडिट प्रोसीजर, याद है। सब्सिक्वेंट टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं बताओ, जब हमारा 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है, ऑडिट तो कहीं ना कहीं हम अप्रैल या मई में कर रहे होते हैं, अब मैं ऑडिट कर रहा हूं एक फ्यूचर पीरियड में पास्ट का, प्रेजेंट में पास्ट का। पास्ट में एक डेटर आ रहा है 31 मार्च को 500 करोड़ रुपए का, आपको हाई रिस्क लग रहा है, ठीक है। तो आप ये देखोगे क्या इस डेटर से, मैं तो अप्रैल में हूं ना, पैसे आ चुके क्या, अगर पैसे आ चुके हैं तो क्या मेरे को कंफर्ट मिल गया, मिल गया ना। दूसरा, हमने 31 मार्च का ऑडिट कर लिया, आई स्टिल वांट टू इंश्योर कंप्लीटनेस कि मैंने जो चेक किया है वो सही है या नहीं। हम क्लाइंट को बोलते हैं, मान लो मेरे को 2 महीने हो गए ऑडिट करते हुए, अप्रैल चला गया और मई चला गया, मैं क्लाइंट को बोलता हूं भाई साहब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझे दे दो। क्या दे दो, उस बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, और उस पर जो भी हायर नंबर, मैं एक सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ माई मटेरियलिटी और प्रोफेशनल जजमेंट। उसमें कुछ पेमेंट, बैंक स्टेटमेंट में क्या आती है, पेमेंट्स और रिसीट्स, उसमें मैं कुछ पेमेंट्स उठा लेता हूं और कुछ रिसीट्स उठा लेता हूं। अब अगर मानो आप बच्चों ने अपना दिमाग अप्लाई करना है, अगर मानो आप कोई रिसीट्स आई हुई है तो वो रिसीट किससे रिलेटेड होगी, या तो करंट ईयर से रिलेटेड होगी अप्रैल और मई से, या वो पिछले साल से रिलेटेड होगी। तो मैं क्लाइंट को बोलता हूं भैया ये कुछ मैंने सैंपल निकाले, जरा इनके क्या दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो। क्लाइंट कहेगा यार तुम पिछले साल का ऑडिट कर रहे हो इस साल का, मेरे मुंह से गाली वाली निकल जाए तो माफ कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट वगैरह के साथ इसी तरह से डिस्कशन होता है। हम कहेंगे भैया हमें सब्सिक्वेंट भी देखना है, आप दो। क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, वो मान लो इस साल के सेल्स का है, आपने वेरीफाई किया, आपने साइड रख दिया, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा या नहीं, करना पड़ेगा। सो सब्सिक्वेंट का भी करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा, ये एक ऑडिट प्रोसीजर है। आपको कोई ऐसा इनवॉइस मिला या कोई ऐसी पेमेंट मिली जो पिछली साल की पेंडिंग थी, हो सकती है क्या भाई, हो सकती है ईयर एंड में मेरे को लोगों को पैसा देना है जो मैंने अगले साल में दिया है। तो अब अगर मैंने जो पैसा किसी को पे किया है, क्या वो मेरे वर्क पेपर में पिछली बार आना चाहिए, मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा क्या ये जो पेमेंट हुई है ये मेरे पिछले बार के क्रेडिटर्स में आ रही है, या अगर आ रही है तो इसका मतलब मेरा क्रेडिटर क्या है, कंप्लीट है। ऐसे अगर कोई पैसा रिसीव हुआ है तो मेरे डेटर में आना चाहिए। तो कंप्लीटनेस हमने दुनिया भर के तरीकों से वेरीफाई की है, लेकिन ये भी क्या है, एक तरीका है। समझ आया, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग। आगे चलते हैं, आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हो अपने एरिया को अलग अलग एरिया से कंपेयर कर कर। जीएसटी से रिवेन्यू निकाल सकते हो, डेटर से सेल निकाल सकते हो,
हाँ या ना? तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है? एनालिटिकल प्रोसीजर से वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस पता चलेगा। तो इससे भी क्या पता चल रहा है? नहीं पता चलेगा। क्या पता चल रहा है? कंप्लीटनेस। एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी ए ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद रिकंसिलेशंस। अब बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग अकाउंट में अगर मैं बात करूं आपकी बैंक, तो बैंक का कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? रिकंसिलेशन करनी पड़ती है कि चेक्स क्रेडिट के लिए पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। अगर किसी को पेमेंट कर दी, फ्रॉड करने का सबसे अच्छा तरीका है ईयर एंड पे चेक काट दो बाद में उसे रिवर्स करवा लो सामने वाले से, भाई तू लगाइयो मत बैंक में। तो आपने देखना है कि वो रिकंसिलेशन सही है या नहीं है, कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए। एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने दोबारा से भी डाल दिया। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे बता सकता हूं आपको। जेई टेस्टिंग, जेई टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आप लोग जब पेपर में जाओ ना यार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीटनेस पे अगर क्वेश्चन आया तो मैं क्या क्या ऑप्शंस लिखने वाला हूं। अगर आपको ये अजर्शंस के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर नहीं पता, इसका मतलब अभी आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं है, आपका बेस सही नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं ये बात। आगे चलो जी। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस और अक्रंस। एग्जिस्टेंस किस किस का देख सकते हैं? मैं बहुत सारे एरियाज का ऑडिट एक साथ करवाऊंगा आप लोगों को। भाई मेरे को 16 से 18 घंटे लगते हैं इस चैप्टर को करवाने में रेगुलर क्लास में। 6 लेक्चर ऑफ 2 घंटे, 12 घंटे यहां पे और फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह अलग। आप क्या क्या देखते हो? एग्जिस्टेंस किस किस का देखते हो? इन्वेंट्री का, फिक्स एसेट्स का और पीपीएनई का, कैशन का, कैशन बैंक का, डेटर का, क्रेडिटर का, लोन्स का, बोरोविंग्स का, सारे एरिया का एक साथ करवाऊंगा मैं आपको। सबका एग्जिस्टेंस देखते हो ना? पेपर में आ गया हाउ यू विल वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ बैंक, हाउ यू विल वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ कैश, हाउ यू विल वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ पीपीएनई, हाउ यू विल वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। कोई भी आ जाए, ऑडिट प्रोसीजर सेम रहेंगे, बस आपने नाम बदलने हैं, जजमेंट अप्लाई करनी है। ऐसे 501 का रेफरेंस ले सकते हो। 501 स्पेसिफिक बात करता है इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस पे, लेकिन क्या मेरे रूल बदल जाएंगे क्या अगर मैं पीपीएनई का एग्जिस्टेंस देखूंगा तो? दिस इज आवर जजमेंट, दिस इज आवर नॉलेज व्हाट वी गेन्ड इन आवर मॉड्यूल नंबर 1, स्पेशली इन चैप्टर नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो। ऐसे 505 501 स्पेशली बात करता है एग्जिस्टेंस की। कंफर्मेशन कौन से एजर्शन के लिए होती है? कंफर्मेशन कौन से एजर्शन के लिए होती है? एग्जिस्टेंस। तो बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। अगर आपसे पूछा कि एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करोगे, अगर एग्जिस्टेंस ऐसी चीज का है जो हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो आप क्या करोगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। पूरा आंसर आपको ऐसे 505 में दिया है। आपको यह देखना पड़ेगा कि किन किन को आपको बैलेंस को कंफर्म, 100% तो नहीं कर सकते, किन किन से कंफर्म करोगे, क्या रिस्क है, मटेरियल उसका रोमम कितना है, मटेरियलिटी कितना है, हाई बैलेंसेस को लेने वाले हो, पॉजिटिव कंफर्मेशन लोगे, नेगेटिव कंफर्मेशन लोगे, डिजाइन कैसे करने वाले हो, 7 से 8-10 पॉइंट आप लोग करते हो। ऐसे नंबर 505 में सब उठा के आप यहां पे डाल देना। लेकिन अगर कोई ऐसी कंफर्मेशन है, ऐसा एग्जिस्टेंस है जो एग्जिस्ट करता है, जैसे इन्वेंट्री, कैश, आपका पीपीएनई, तो कौन सा ऐसे लग जाएगा? 501। वो क्या बोलता है कि आपको मैनेजमेंट के साथ इन्वेंट्री के, पीपीएनई के फिजिकल वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करना है। मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या कंट्रोल्स है, उनको समझना है। आपको ऑब्जर्व करना है प्रोसेस को, खुद से भी कुछ मैनुअल टेस्ट काउंट करना है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज आए उनके रीजन को आइडेंटिफाई करना है, हाँ या ना? आखिरी में एक रिपोर्ट बनानी है। अगर डिफरेंस ज्यादा है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है। ये पढ़े आपने 501 के अंदर। तो अब देखो चैप्टर 3 की इंपॉर्टेंस। चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंस अब दोबारा बता रहा हूं। चैप्टर 3 से 3 से 4 क्वेश्चन तो स्पेसिफिक अपने अलग आ जाते हैं, और ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 10 कैप्शन किस पे डिपेंड करता है? 501 और मैं कह रहा हूं 501 505 के अंदर तो कोई कंटेंट ही नहीं है। जो हम क्लास में भर भर के जो डिस्कशन करते हैं ना, वो उस पर डिपेंड करता है। समझ आ रही है बात? तो एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर दोगे आप, या तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या क्या होगा? अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपने बताना है। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है, मैंने पतंजलि का एग्जांपल दिया था क्लास में, याद हो तो। इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है और आपका पीपीएनई थर्ड पार्टी के पास लगा हुआ है। पतंजलि एग्जांपल है क्लास का, याद हो तो आप लोगों को। बताओ कैसे वेरीफाई करोगे? 4 पॉइंट लिखने हैं अब तो।
पेपर में आएगा तो 3 से 4 नंबर में आएगा। हैंड रेस करके आपने बताना है और लाइव वाले स्टूडेंट भी मुझे आंसर करेंगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही कहा। सम नंबर 1 कि हम हमारे बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को भेज सकते हैं, वो वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लास्ट, हाँ जी, ये आपने ऑडिट प्रोसीजर सही बोला है, लेकिन ये आखिरी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। देखो एक होता है, मैं चलो इस पे थोड़ी बात कर लेता हूं। एक होता है मेन ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपका मेन ऑडिट प्रोसीजर फेल हो जाए देन यू विल अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर। अगर अदर भी ना लग पाए तो हम अपना ओपिनियन देखते हैं। तो आप जो बात कर रहे हो वो अदर ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहे हो, पहले मेन बताओ। मेन ये सही था कि थर्ड पार्टी को भेज दो। दूसरा कंफर्मेशन लेंगे, ये भी तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन का पॉइंट खुद से चले जाएंगे। सर हम ही चले जाएंगे ना, एक बड़ा नंबर है सर, बहुत मटेरियल है। 50 लोकेशन पे 10 लोकेशन में खुद जाके कर लूंगा। खुद से चले जाएंगे, किसी और को भेज देंगे, कंफर्मेशन ले लेंगे, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले लेंगे। ऐसे नंबर 402। हाँ बेटा आप कुछ बोल रहे थे, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट। और अब आपका पॉइंट ठीक है कि अगर इनसे भी ना किसी से बात बने देन मटेरियल डिस्पैच देख लेंगे, पीपीएनई का डिस्पैच देख लेंगे, उसकी रिसीविंग देख लेंगे। ये सारे पॉइंट क्या पढ़ाऊं मैं आपको, बताओ। और एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अब मैं लगाऊंगा राइट एंड ऑब्लिगेशन में कंफर्मेशन। राइट एंड ऑब्लिगेशन के अंदर कंफर्मेशन कैसे काम करेगी, देखो। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ यू विल वेरीफाई द राइट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। भाई आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर किताब में जो क्वेश्चन है ना पेपर में बस वो ही आ जाए, तो आपकी गलत सोच है। इस चैप्टर में तो खासकर आपकी तो सोच ही होनी चाहिए कि साला जो भी आए मैं लिख दूंगा। मेरे कंसेप्ट है, मेरे को पता है अजर्शंस क्या होती हैं और अजर्शंस के अगेंस्ट रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं। और वो सारे ऑडिट प्रोसीजर हम मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ के आते हैं, और मेरे इतने सारे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देता हूं आपको वो याद आएंगे पेपर में। हाँ, लो में और अकाउंट्स में आप मत डालना कुछ भी, क्योंकि वो तो भैया स्पेसिफिक है, उसमें जजमेंट काम। डेप्रिसिएशन तो जो है वो ही है भाई, AS10 जो बोलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां यूज कर सकते हो, वही होगी जहां हो सकती है। उसके अलावा जजमेंट या मेरा ज्ञान काम नहीं करेगा वहां पे। हाँ जी बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा है लैंड एंड बिल्डिंग के राइट एंड ऑब्लिगेशन को कैसे वेरीफाई करोगे। ऐसे नहीं भाई, हैंड रेस करके आप बताओ बेटा। आपने सबसे पहले कहा सर विल लुक एट द टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट एब्सोल्युटली राइट। और बताओ ना, एक ही पॉइंट। हाँ सर लैंड को मैंने, अब मैं पिटू पिटू तुमको पीटूंगा, बेटी हमारी कैसे पीटेंगे यार। बेटा गलत, इधर आओ, इधर आओ, लाइव वालो तुम भी बोलो। आपने कहा क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन से कौन सी एजर्शन मिलती है, मैं कौन सी पूछ रहा हूं। बैठो बेटा, पेपर में आएगा अंडा गोल गोल बाबा जी का। समझ आया, ये गलती करते हो आप जो इन्होंने की। इनको लगता है ऐसे ने नंबर नहीं दिए, बुक से मैच हो रहा है मेरा आंसर। समझ आया, आपने बिल्कुल सही बोला टाइटल डीड, बट ये दिल मांगे। और बताओ ना, हाँ राइट में ओनरशिप में टाइटल डीड आ गया, ओनरशिप कैसे देखेंगे यही क्वेश्चन है एग्रीमेंट किसका, तो ये बोलो ना एग्रीमेंट फॉर सेल फ्रॉम द रजिस्ट्रार। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही पॉइंट है, एग्रीमेंट फॉर सेल भी देख सकते हैं। आगे बताओ स्टैम्प ड्यूटी पेड है या नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। हाँ टैक्स भी देख सकते हो कि भाई हमने पे किया है तो हमारे 4 पॉइंट, क्या बात है। और बताओ एक ही बात है, आप अब वो टैक्स बोल रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रहे हो, फिर एक ही बात है। हाँ हाँ यस, ये चाहिए मेरे को भाई। जरूरी थोड़ी ना सारी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग के टाइटल डीड मेरे पास हो, वो किसी बाहर के पास भी तो हो सकते हैं ना, किसी बैंक के पास मैंने उसको गिरवी रख रखा हो, तो उसके लिए क्या लेंगे, कन्फर्म।
यहां पे कंफर्मेशन आपको उसका राइट एंड ऑब्लिगेशन भी इंश्योर कर रही है कि वो आपकी है। आप भैया उसका एग्जिस्टेंस का कंफर्ट ले लो। यहां पे एग्जिस्टेंस प्लस राइट दोनों वेरीफाई हो रहा है। तो आपने 4 से 5 पॉइंट लिख दिए, अब लिख दो वहां पे, फिर तुम पेल दो। पेपर में आ रहा है राइट एंड ऑब्लिगेशन, आप डाले जा रहे हो कुछ भी। हाँ बेटा बताओ। बेटा बेनामी के ऊपर ही तो डिस्क्लोजर आए हैं। मोदी जी डंडा लेके पीछे पड़े तो हुए हैं कि पकड़ लिया तो तुम्हारी लंका लगा दूंगा। अभी अभी वही मार्क करवाया है सबसे पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, आपने शायद मिस कर दिया। कारो 2020 की रिपोर्टिंग भी है। बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा है, कोई मिल गई तो डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो जय श्री राम। ठीक है, समझ आया? अब और उठाते हैं। बोरोविंग और लोन्स एंड एडवांस दोनों एक साथ खत्म करवा रहा हूं ना। पहले कैश देख लेते हैं, अपन एग्जिस्टेंस पे बात कर रहे हैं ना। अभी आपको फिजिकल एसेट्स की पता चल गई कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, 501 में थोड़ा डिटेल। अब बात करते हैं बोरोविंग्स सॉरी कैश का एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसमें पॉइंट यूनिक है। भाई रोकड़ रखा हुआ है, कैसे वेरीफाई करोगे बताओ? एग्जिस्टेंस। अब कुछ और फालतू की बातें मत करना। हाथ ऊपर करके, हाँ बेटा। लाइव वालों तुम भी तो बताओ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, प्रियंका तिवारी कह रही है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इज नेवर ए सफिशिएंट। आप आखिरी पॉइंट में, प्रियंका मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा बेटा, मे बी यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आपने ऊपर टाइटल डीड भी लिखा है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन बी योर लास्ट पॉइंट, कैन बी योर, क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ए सपोर्टिंग कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। तो भाई एविडेंस तो है, मेन नहीं है, सपोर्टिंग तो आखिरी में तो ले ही सकते हैं ना। भैया एक एविडेंस दो कि आपने सारी टाइटल डीड जितनी, जैसे बेनामी, आपने बेनामी पे बात की थी ना अभी, कि भाई आपने सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया हुआ है, सब आपने मेरे को दिखा दी है। एक काम करो, आप मेरे को क्या दो उसके लिए? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बात समझ आ रही है? आपका पॉइंट ठीक है, बट आखिरी में होगा। अब बात कर रहे हैं कैश के फिजिकल वेरिफिकेशन की। आपका सबसे मन में आएगा सर फिजिकल कर लो, आया ना सर फिजिकल वेरिफिकेशन? हाँ जी बिल्कुल सही पॉइंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन, बट वो भी कैसे? सरप्राइज। धप्पा। वो कहेगा क्या हुआ बेटा, चल कैश दिखा। ऐसे होता है रियल लाइफ में? बताओ ऐसे होता है? बता भाई, ऐसे होता होगा? नहीं होता होगा यार, ऐसे कैसे जाके किसी पे भी चढ़ जाओगे? नहीं। होता होगा? होता होगा? किस किस को लगता है ऐसे नहीं होता होगा? बेटा ऐसे ही होता है, ऐसे ही कटता है उस अकाउंटेंट का। हम क्या करते हैं, देखो ईयर एंड पे तो वो भी बड़ा सचेत रहता है, क्योंकि उसको पता है 31 मार्च को एक आएगा बेताल और ले जाएगा। वो इसलिए सब कुछ बराबर रखता है। 31 मार्च को तो हम करते ही करते हैं। 31 मार्च के अलावा भी कभी मैं कंपनी के आगे से गुजर रहा हूं, आपका लंच करने का मन है, आपने गाड़ी लगाई पार्किंग में, और आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने जाना है कैशियर पे, बेटा चलो उठ। कौन? ऑडिटर साहब। हाँ जी क्या करना है? तिजोरी खोल, चल साल। आप बोलोगे सरप्राइज चेक है, वो आपको लेके जाएगा, ऑब्वियसली अपने फाइनेंस मैनेजर वगैरह सबको इन्वॉल्व करेगा, आपको पूरा कैश दिखाएगा, आपने कैश को काउंट करना है, देखना है वैलिड करेंसी नोट्स है या नहीं है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक नया पॉइंट आ गया है, आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में भी है। अब देखो कितना बड़ा पॉइंट, आईसीआई ने डिमोनेटाइजेशन के बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो दे दी, बट कैश का जो ऑडिट प्रोसीजर था वो अपडेट। तो अब आप भी चोमू थोड़ी ना बने रहोगे कि भाई जो किताब में 5 पॉइंट है मैंने वही लिखने हैं। अब आपके पास एक अलग से नया पॉइंट आया है ना, डालो। तो आपने क्या करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, सरप्राइज विजिट्स करनी है, वैलिड नोट्स देखने हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर कुछ पैसे हैं तो उनका कन्वर्जन देखना है, कटे पुराने नोट हैं, मल्टीप्लेटेड करेंसीज हैं उनको काउंट करना है, उनको रिप्लेस करवाना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख सकते हो, इंटरनल कंट्रोल हमारा मेन पॉइंट होता है। अगर कोई IOUs अगर आपके बैंक में रखे हुए हैं, कैश में रखे हुए हैं सॉरी, तो वो देखना है क्यों रखे हुए हैं, बिकॉज दैट इज नॉट कैश, उनको रिमूव करवाना है, रीजन पूछना है कि आपने ऐसा क्यों किया हुआ है। तो इस तरह के कैश पे कुछ क्या आ जाएंगे? जनरल पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, और कैश काउंट हो जाए तो एक सर्टिफिकेट बना देना जिसपे आपका साइन और सामने वाले का साइन हो जाएगा। ठीक है जी, डन। फिजिकल वेरिफिकेशन और सरप्राइज चेक अलग है। सरप्राइज फिजिकल वेरिफिकेशन भाई एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जो उनको पता है भाई वो आएंगे और फिजिकल करेंगे 31 मार्च को।
इन्वेंट्री का पीपीएनई का करना पड़ता है। एक होता है सरप्राइजिंगली हम चले गए और हमने जाके फिजिकल वेरिफिकेशन किया। सर इट्स प्रियंक नॉट प्रियंका। ओके प्रियंक। वो कह रहा है सर मेरे को देखो यार तू, अब तूने एक ए हटा दिया, अब उसमें हमारा क्या दोष है? स्पेलिंग एरर भी तो हो सकती थी। बहन का नाम प्रियंका है, मेरा प्रियंक है। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। लो जी लो। अब आगे बात। हाँ बेटा। नहीं नहीं, स्टैट ऑडिटर का काम है बेटा, इंटरनल का क्यों है? इंटरनल भी कर सकता है, उसके भी मजे हैं। क्यों, स्टैट भी जाता है सरप्राइज विजिट करने? ईयर एंड पे जाता है, लेकिन बीच में भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कितना कैश है वहां पे। अब कैश ही 5,000 रुपए में क्यों जाऊंगा? मैं एक क्लाइंट कर रहा था जीएसपीएल, करोड़ों में कैश होता है वहां पे अंगुल के अंदर। मजा आता है किसी दिन भर के ले आओ, तो वहां आप जाओगे 2 बार, क्योंकि कैश इतना एक मटेरियल एरिया हो गया है ना। फिर उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, इंश्योरेंस देखना पड़ता है, कैश का मूवमेंट देखना पड़ता है, कैश आपने क्यों रखा है, रीजन देखना पड़ता है। मतलब रियल लाइफ में तो बहुत सारे पॉइंट हैं। अब हमें किताब की बात करनी है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपने दिमाग अप्लाई करना है रटने की बजाय। अब बात करते हैं 4 से 5 एरिया का एक साथ। सबसे पहले लोन्स एंड एडवांस, बोरोविंग। एक में पैसा दे रहे हैं, एक में पैसा ले रहे हैं। बोरोविंग में डिपॉजिट भी बोल सकते हो। सबसे पहले दोनों ही एरिया में इंटरनल कंट्रोल आपको देखना पड़ेगा। मजे की बात बताऊं, इन दोनों ही कंसेप्ट का आंसर निकाल सकते हो किसी दूसरे चैप्टर से, बताओ कहां। और यहां से बेहतरीन आंसर निकल के आएगा विद रेलेवेंट पॉइंट्स। बस आपने एंटिटी चेंज कर देनी है। कहां से? नहीं, कारों से भी एक आध पॉइंट आप लेके आ सकते हो। बैंक ऑडिट यार, क्योंकि बैंक ऑडिट में तो बात ही 2 एरिया पे की गई है, बोरोविंग और एडवांस। हाँ या ना भाई? अगर आप बोरोविंग करोगे तो भी इंटरनल कंट्रोल देखोगे, एडवांस दोगे तो भी इंटरनल कंट्रोल देखोगे। प्रॉपर ऑथराइजेशन है क्या, पर्पस क्या है, जिस पर्पस के लिए लिया था दिया था उसी के लिए यूटिलाइज हुआ है क्या। अगर दिया हुआ है तो रिकवरी देखनी है विद इंटरेस्ट, लिया हुआ है तो पेमेंट देखनी है विद इंटरेस्ट। हाँ या ना? यस और नो? अब बताओ लोन एंड एडवांस, बैलेंस शीट। अब अपने जनरल डिस्कशन किया, नाउ विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक। अजर्शन हो गई सीवो। अब कंप्लीटनेस के तो हमने दुनिया भर के पॉइंट दे दिया, आप पिल दोगे सारे। अब एक एक एरिया पे मुझे 2-2 पॉइंट बताओ। कंप्लीटनेस लोन्स एंड एडवांस की कैसे वेरीफाई करोगे? एग्रीमेंट देखेंगे सर। एग्रीमेंट देखो। हाँ, बोरोविंग हम किससे करते हैं? जनरली बैंक से लेते हैं, तो एग्जिस्टेंस में कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, रिकंसिलेशन आ जाएगा। हाँ जी, बोर्ड के रेजोल्यूशंस भी देख सकते हैं। आपको पता है, आपने कंपनीज एक्ट में शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा इंटर पे, अदरवाइज इनकी लिमिट्स भी है। अब मैक्सिमम कितना लोन वगैरह दे सकते हो, और तो वो लिमिट्स के अंदर भी आना चाहिए। कंपनीज एक्ट के सेक्शन को कंप्लाई करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपने रिलेटेड पार्टी को लोन दे दिया, हाँ या ना? तो आपने क्या करना है, एक एक अजर्शंस को लिखना है, उसके अगेंस्ट अपने ऑडिट प्रोसीजर को ड्राफ्ट करना है, ठीक है जी। वैल्यूएशन भी एक बहुत ही बढ़िया एरिया आता है। कौन सा? वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन जनरली वो आपसे पूछेगा, जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपके पीपीएनई के केस में और इंटेंजिबल के केस में। इन्वेंट्री के केस में आपका AS2, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग वैल्यूएशन होता है वो होता है किसका? इन्वेंट्री के WIP का। आपने वैल्यू, आप AS2 पढ़कर आए हो, ठीक है जी। रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू करते हो? एक सेकेंड आराम से। रॉ मटेरियल कैसे वेरीफाई करते हो? कॉस्ट वर्सेस NRV विच एवर इज। खत्म। ऐसे खत्म नहीं होता। कॉस्ट वर्सेस NRV विच एवर इज लोअर। किसकी कॉस्ट? क्लोजिंग इन्वेंट्री की। इसका मतलब वैल्यूएशन से पहले मुझे एक अजर्शन पे कंफर्ट लेना चाहिए। वो अजर्शन कौन सी है? कंप्लीटनेस, दूसरा एग्जिस्टेंस। तो पहले हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, पहले कंप्लीटनेस वेरीफाई करते हैं, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। क्वांटिटी पे कंफर्ट आ गया, क्लोजिंग क्वांटिटी पे। क्लोजिंग क्वांटिटी मैंने अब वर्क पेपर्स नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज हम वर्क पेपर के साथ डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट को। हमने क्वांटिटी पॉपुलेट कर ली सारी भाई, क्लोजिंग क्वांटिटी फिजिकली वेरीफाइड है, तो क्वांटिटी पे कंफर्ट आ गया। अब क्वांटिटी रॉ मटेरियल की है, इसका मतलब ये तो मैंने बाहर से खरीदी है, तो मेरे पास है ना डेट ऑफ परचेज भी आ रही होती है और परचेज प्राइस भी आ रहा होता है, तो मैंने उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देना है?
परचेज प्राइस से कॉस्ट आ गई। अब आता है एनआरवी, इसको बोलते हैं एनआरवी टेस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब एक बात बताओ, जो कंपनी रनिंग कंपनी होती है, जिसका डेली माल आ रहा है, डेली जा रहा है, उस कंपनी में एनआरवी कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा ही होगी सर। नुकसान के लिए थोड़ी ना बैठे, फायदे के लिए बैठे। तो जनरली हम देख लेते हैं आज के दिन वो चीज मार्केट में कितने की मिल रही है। मैंने 2 महीने पहले लिया था 10 रुपए का, आज के दिन 10.5 हो गया, तो मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? जो आज के दिन, हालांकि इसके लिए हम सबसे बेस्ट क्या करते हैं आपको बता रहा हूं, ऑडिट पास्ट का कब कर रहे हैं, फ्यूचर में या प्रेजेंट में। हम कहते हैं भैया ये माल तो आपका 31 मार्च का है ना, रिसेंट परचेज का कोई बिल पकड़ा, वो बिल देता है मुझे, मैं स्कैन करता हूं, फटाफट से अपने वर्क पेपर में लगाता हूं, उसमें प्राइस आ रहा है, सीधा प्राइस डाला और एनआरवी निकाल दी। एनआरवी कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी? तो अब वैल्यूएशन किस पे हो जाएगा? सॉर्टेड। तो आपने, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि इन्वेंट्री आया, उसके रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन, आप ढूंढते रहो क्या पॉइंट था, आपने थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा उसकी वैल्यूएशन में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एक कंपोनेंट आ रहा है क्वांटिटी, तो उसको वेरीफाई करो। एक कंपोनेंट आ रहा है परचेज प्राइस का कॉस्ट, उसको इनवॉइस से वेरीफाई करो। एक आ रहा है एनआरवी, उसको रिसेंट परचेज इनवॉइस से वेरीफाई करो। ठीक है, अब बात आती है फिनिश गुड्स। ये भी इजी है वेरीफाई करना। फिनिश गुड्स मतलब उसमें रॉ मटेरियल लग चुका, लेबर लग चुका, ओवरहेड लग चुका। आपने कंपनी से उसकी कॉस्ट शीट लेनी है, अप्रूव्ड कॉस्ट शीट, डायरेक्टर से अप्रूव्ड, और कॉस्ट मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उससे अप्रूव्ड। उस कॉस्ट शीट में पूरा आता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी और इतने ओवरहेड लगेंगे। आपके पास जो टोटल फिनिश गुड्स बना हुआ रखा है, कॉस्ट शीट आपने वेरीफाई कर ली, वहां से आपके पास मटेरियल का क्वांटम आ गया, लेबर और मटेरियल आ गया, आपने बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी कॉस्ट उन्होंने निकाल के दी हुई है उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट आ जाएगी। एनआरवी कितने का मैं रिसेंट में बेच रहा हूं, आप वैल्यू कर दोगे। एग्जिस्टेंस हमने फिजिकल वेरिफिकेशन लगा के कर ही रखा है। चैलेंज आता है किसमें? डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी में चैलेंज इसलिए आता है कि हो सकता है रॉ मटेरियल पूरा लगा हो, या हो सकता है लेबर पूरी लगी हो, या ओवरहेड। आपने कॉस्ट शीट या कोई एक ऐसा चैप्टर पढ़ भी रखा होगा शायद, वहां पे शायद इस तरह की थोड़ी नॉलेज भी दी जाती है। तो यहां पे ऑडिटर का एक काम बढ़ जाता है, भाई मैं किस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं। हो सकता है वहां का एरिया ऐसा है कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, तो उतने परसेंट ही मैं कॉस्टिंग ले लूंगा। एक ऐसा भी कंपनी हो सकता है जहां पे मैं ये ना जज कर पाऊं कि कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे केस में आप किसकी हेल्प लेना पसंद करोगे? एक्सपर्ट, ओपिनियन नहीं, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहोगे, उससे काम करवाओगे। तो आपने एक पॉइंट एक्स्ट्रा डालना है, किसका? एक्सपर्ट का। एक पॉइंट एक्स्ट्रा डालना है आपने इंजीनियर्स। आपने कोस्टिंग में पढ़ा होगा, इंजीनियर्स अप्रूव करते हैं कंपनी के, या डिपार्टमेंट अप्रूव करता है कि हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ है, उनका रिपोर्ट। कोस्ट शीट को वेरीफाई करना है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस किस बेस पे हुई है वो सब वेरीफाई करना है, फिर एनआरवी टेस्ट से करना है। तो मतलब सारे पॉइंट कॉमन रहेंगे, 4 पॉइंट एडिशनल आपके आ जाएंगे। समझ आया? अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बड़ा ही सिंपल है, आपको एफआरएफ फाइनेंशियल्स देखने हैं, एज पर एफआरएफ रिकॉर्डेड है या नहीं। राइट एंड ऑब्लिगेशन के अंदर देखो यहां लिखा हुआ है, क्या क्या देख सकते हो आप? चेक कंप्लीटनेस बिफोर टेस्टिंग, राइट एंड ऑब्लिगेशन जो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे वैल्यूएशन से पहले भी आप 2 चीजें देख लेना, कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो एक कंपोनेंट है। बैलेंस शीट डेट पे सारी डीड्स देख सकते हो, अगर किसी बैंक वगैरह में गया हुआ है पेपर्स वगैरह तो उसका कंफर्मेशन ले सकते हो। चार्ज वगैरह क्रिएट किया हुआ है तो रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी में होता है कि कौन कौन सी एसेट पे हमने लोन्स लिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी अजर्शन के अगेंस्ट मैंने आपको कुछ ऑडिट प्रोसीजर दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि इसके अलावा आपका दिमाग काम करना चाहिए। अब मैं कुछ छोटे छोटे एरिया उठा रहा हूं, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, या अदर इनकम की बात कर लें, एफडी की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इन सबको कैसे वेरीफाई करोगे? सर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के इन सबको मैं वेरीफाई कर सकता हूं। एक एक पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। सर मेरा कंसेप्ट बिल्कुल ढीला है, मैं क्या करूं? पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाउ यू विल वेरीफाई अदर एक्सपेंसेस। बेटा आपने कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ नहीं आता, एक चीज तो आती होगी, मेरी क्लास में आए हो तो क्या? अजर्शंस। हाँ या ना? आपने कुछ नहीं करना, पेपर के ऊपर लिख देना है, ऑडिटर विल वेरीफाई फॉलोइंग अजर्शन इन दी अदर एक्सपेंसेस। और
बैलेंस शीट की एजर्शन कौन सी होती है? सिवोप, तो सिवोप मत लिख देना, पहले मन में सोचना ये अकाउंट कौन से हेड का है, बैलेंस शीट का, या वो सारी एजर्शन आपने लिख देनी है। अब भगवान श्री कृष्ण को याद करना और ये एक्सेल शीट को मन में लेकर आना और सोचना कि अदर एक्सपेंस का कंप्लीटनेस कैसे देखूंगा। अदर एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, तो आप 2-4 एग्जांपल उठा लेना कि इन अदर एक्सपेंसेस कैन बी कवर्ड लाइक रेंट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, हाँ हेल्थ केयर, अलग अलग। तो ये आपने एक एग्जांपल की लाइन डाल दी। उसके बाद आप बोलो भैया सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? सैंपलिंग करेगा कंप्लीटनेस के लिए, वाउचर निकल गए तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल डाल देना, इनवॉइसेस और ये सब फलाने दिमकाने। एक पॉइंट हो गया आपका तैयार। दूसरी एजर्शन कौन सी आई? अक्रंस। अक्रंस ऑडिटर को चेक करना है कि सारे खर्चे जिस साल के हैं उसी साल में बुक हुए हैं, कोई भी दूसरे साल में नहीं गया है। इसके अलावा थोड़ा टेक्निकल डालना चाहो, कट ऑफ आ जाए, भाई माता का वरदान आ गया ले बेटा, तो आपने क्या लिख देना है? कट ऑफ प्रोसीजर। अगली एजर्शन कौन सी है? एक्यूरेसी। उसके लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर पेल देना है, यहाँ पे एक एग्जांपल। अगली एजर्शन कौन सी है? ओब्लिगेशन, यहाँ पे करने हैं खर्चे, तो सारे खर्चे पेड है, मैंने कहां से वेरीफाई कर लिया? बैंक स्टेटमेंट से। फिर अगली कौन सी आ जाएगी आपकी? मेजरमेंट, सारे खर्चे का टैक्सेस वगैरह की सारी वर्किंग ठीक है और एफआरएफ के हिसाब से आपके प्रेजेंटेड है। ये तो हो गया बहुत ही देसी तरीका, कुछ भी नहीं आता ये लिख दो, 4 में से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। 4 आउट ऑफ 4 स्पेसिफिक पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पेपर में आया डिविडेंड कैसे वेरीफाई करोगे? कैसे वेरीफाई करते हो डिविडेंड? हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट टू रिसीव डिविडेंड कितना था, वो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। पेपर में आ गया रेंट एक्सपेंसेस कैसे वेरीफाई करोगे? अब अजर्शन वाइज स्पेसिफिक लिखोगे, जनरल आंसर हो गया स्पेसिफिक। रेंट एक्सपेंसेस कैसे वेरीफाई करेंगे सर? सर हम क्लाइंट से सारे एग्रीमेंट्स लेंगे, एग्रीमेंट्स को रीड करेंगे, एस्केलेशन क्लॉज देखेंगे और फिर उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पे जो भी है वो रेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेंट आ जाएगा और उसको हम बुक्स के रेंट से वेरीफाई कर लेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर। पेरोल कैसे वेरीफाई करोगे? पेरोल पे भी आपके पास बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर हैं। पेरोल के अंदर 4-5 चीजें आ जाती है। देखो विजुलाइज करो, पेरोल मतलब एम्प्लॉय का खर्चा, उसमें 3-4 चीजें आ गई। एक वो एम्प्लॉय जो पिछले साल से कंटिन्यू है, एक वो एम्प्लॉय जो छोड़कर चले गए, एक वो एम्प्लॉय जो नए आ गए, और एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ बोनस भी आ सकता है। तो अब आप इन 4 एरिया पे अलग अलग पॉइंट बना दो कि भैया जो एग्जिस्टिंग है उनका हमने मंथ ऑन मंथ वेरिएंस कर लिया, एम्प्लॉय का नंबर भी हमने निकाल लिया, सैलरी का भी मंथ ऑन मंथ वेरिएंस कर लिया, डिफरेंस जो आया उसको इवैल्यूएट कर लिया। जो नए एम्प्लॉय आए हैं उनका हमने ज्वाइनिंग लेटर देख लिया, सैलरी कॉम्प्यूटेशन देख लिया कि उतने ही दिन का गया है फर्स्ट मंथ में जितने दिन उसने काम किया है, और उसका लीगल रिक्वायरमेंट देख लिया। जब ज्वाइन होते थे बेटा पीएफ वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे फॉर्म और ये सब भी उसके बनाने पड़ते हैं। कोई रिजाइन करके जा रहा है तो उसका रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, एक उसका फाइनल एफएनएफ बनता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसकी वर्किंग, उसका लास्ट जो भी सैलरी था वो उतना ही गया है, अप्रूवल्स आपने देख लिए। यस और नो? तो आपने अपने दिमाग में स्पेसिफिक पॉइंट सोचने हैं और अपने पेपर में लिखने हैं। लोअर अकाउंट में मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आपने खुद पढ़ना है। सर ये तो हो गया डिस्कशन जो मैंने आपको दिया। अब आपका कितने बच्चों का दिमाग काम कर रहा था मेरे साथ, जो खुद विजुअलाइज? मोस्टली सबका। अब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का नहीं भी कर रहा होगा, उनके लिए क्या? बेटा जो मैं नोट्स दूंगा ना उसमें बहुत कम पॉइंट दूंगा मैं आपको हर एरिया पे। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको चारों एरिया करने हैं। चारों कौन कौन से? अक्का जजमेंट कहां पे है? सिर्फ ऑडिट में। मतलब लो तो आपको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। अकाउंट भी आपको, अकाउंट में तो यार अगर आप अकाउंट नहीं कर रहे हो ना तो फिर मेरे हिसाब से आप सीए ही मत करो, क्योंकि वो तो 11वीं का ज्ञान है। एक क्वेश्चन आता है ऐसे पूछता है ऑडिट में, पता है क्या है? कौन सा? रेवेन्यू एंड प्रोविजन नहीं बेटा, तुम थोड़ा खेल गए बस। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कि बताओ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है? कभी कभी तो वो हद कर देता है। बताओ कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो रिवेन्यू नेचर के हैं?
बट फिर भी हम कैपिटलाइज करते हैं। बताओ तुम लोग। हाँ जी, एक सेकंड, एक एक करके, ऐसे नहीं सर। हम कोई खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कर रहे हैं बिल्डिंग पे, बट उससे उसकी लाइफ और एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, तो वो कैपिटलाइज होगा। इंस्टॉलेशन अगर किसी चीज का कर रहे हैं खरीद कर, तो वो खर्चा कैपिटलाइज। फ्रेट इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरीज वगैरह कैपिटलाइज। आगे बोरोविंग कॉस्ट AS16 कैपिटलाइज होगी। तो हाँ, क्वालिफाइंग नेचर, इतना तो वो पढ़ेंगे ना AS16 का। अब तुम आगे सर AS16 मैं बताऊंगा कब तक की कैपिटलाइज होगी, इसके बाद कैपिटलाइज नहीं करने देंगे। अरे भैया ऑडिट में एक ही लाइन लिखनी है आपने। और भी कोई बताएगा? हाँ हाँ, लीगल एक्सपेंसेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ लैंड और व्हाटएवर कैपिटलाइज होगा। अदरवाइज ये सब कहां जाते हैं? रिवेन्यू में। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो खुद से पता चल जाती हैं? आपने 11th में पढ़ा होगा शायद, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सेल्फ रिवेलिंग एरर्स सुना है कभी? मैं मारूंगा अगर ना कच कच करोगे तो। तुम मतलब अकाउंट में भी सैंपलिंग करके जाते हो क्या, कि चलो 4 चैप्टर छोड़ के जाएंगे? भाई परचेज की एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट और सेल की तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने परचेज की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट, सेल की तो क्या एंट्री करोगे आप? बैंक टू सेल करोगे। मैंने कुछ और बोला क्या? अच्छा ठीक है। अब आपके पास आपने एंट्री क्या कर दी? परचेज की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 रुपए से। सेल की एंट्री, अरे सुनो ना, सुनो, मैं गलत बोल रहा हूं, सुनो। अब कंसेप्ट है भाई, सुनो। परचेज की एंट्री आपने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज। सेल की एंट्री आपने कर दी सेल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री गलत है, दोनों ही 1000 रुपए से है। कंपनसेट कर रही है? यस कर रही है ना। तो वो इस तरह की एंट्री देता है। बताइए आपने 11th में कौन सी पढ़ी थी? कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन, तो आपने बताना है। ट्रायल बैलेंस जैसे कई बार आपको पता चल जाए, तो ये आपके 11th के कंसेप्ट भी कभी कभी अकाउंट के ट्राई कर लेता है। सर ये ट्राई नहीं कर रहा, वो लगा रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ट्राई करना नहीं कहते इसे। बेटा वो टेस्ट कर रहा है। जो बच्चा CA बन रहा है, 11वीं का स्टूडेंट आ सकता है ना, दीदी यू आर चार्टेड अकाउंटेंट, क्या आप मेरे को एक सम समझा देंगे? दीदी कहेगी बेटा CA तो बन गई हो बट भूल गई हो पीछे का। ये ना पूछ तो मुझसे। कोई बच्चा आ सकता है ना, भैया वो शेयर कैपिटल बता दो जरा क्या होता है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कब आती है? आप कहेगा देख भाई मैं रट के गया था, ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो किसी और से पूछ। या वो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपसे आके ना पूछे? ना बेटा पूछेगा। वो तो आपसे क्लाइंट पूछेगा आके कि भैया इधर आओ, आप CA हो ना। अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा आप ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर छोड़ के गए थे, यार ये की ऑडिट मैटर की लैंग्वेज बता दो, सही लिखी है क्या? आप मन मन में सोचो साले ये स्टैंडर्ड तो छोड़ के गया था। 570 में भी आएगा क्या ये? आप कहोगे मेरी डिग्री वापस भिजवा रहा हूं ऐसे। तो ये आपके साथ होने वाला है। पढ़ के जाएंगे बेटा, क्लाइंट पढ़वा लेगा। हम क्लाइंट के कपड़े उतारते हैं, कई बार ऑडिटर के भी उतरते हैं, ध्यान रखना। वो बिल्कुल बालक बन के आएगा, कपिल सर ये जरा कंटीजेंट लायबिलिटी बताना कैसे कैलकुलेट करनी है इसमें, ये इंपेयरमेंट की वर्किंग देखना। साले इंपेयरमेंट। सर ये डेफर्ड टैक्सेशन देख लो जरा हमारा एक बार, सही है क्या? आपने ऑडिट करना है ना, मैं भाई हेल्प तो ले सकता है ना वो। फाइनेंशियल कौन बनाएगा? अब मैनेजमेंट का CFO आ गया, आप मान लो आर्टिकल असिस्टेंट हो। बेटा इधर आओ, इधर आओ जल्दी। इनको ऑडिट करने के लिए दे दिया PPNE, ठीक है? PPNE में डेप्रिसिएशन भी देख रही है और इंपेयरमेंट भी देख रही है। CFO साफ कंफ्यूज है PPNE के इंपेयरमेंट में। इनके पास आ गए, बेटा नाम क्या है? निकिता। निकिता बेटा, ओ सॉरी मैम बोलेंगे वो तो। निकिता मैम कैन यू प्लीज चेक आवर इंपेयरमेंट वर्किंग, ये सही लग रही है क्या? ये कह रही है मेरे को तो स्टैंडर्ड पढ़ना है अभी। कहेगा मैडम आप ऑडिट करने आए हो इंपेयरमेंट का?
ये कहेगी मैंने कहीं फाइनल में नहीं देखा, ये तो हम तो छोड़ के गए थे। तो भैया आप चाहे कुछ भी छोड़कर जाओ पेपर में, जिस दिन आप सीए बने इस पूरी सृष्टि में ये मान लिया जाएगा कि अब आपको सब कुछ आता है, उस दिन आपकी सबसे ज्यादा लगेगी। मैं कभी कभी घर पे बैठता हूं, मेरे पास आसपास के लोग आते हैं, भैया ये कोल कोल पुट कर रहे हो आप, आजकल इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे होंगे, इतना पैसा छाप रहे हो। मैंने कहा हाँ जी, एक हमारे आदित्य जैन सर है, उन्होंने पूरा अकाउंट संभाल रखा है, अब उनसे बात करो, नंबर दूं। फिर कोई आ जाएगा, सर एक रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स बचाना है, इसकी बातें करते हैं। मैंने कहा मैं सर्जन हूं ऑडिट का, आप मुझसे इधर उधर की बातें ना करें, मेरे काम भी अलग अलग लोग करते हैं। तो आपको बेसिकली लोग, अब मैं तो समझा देता हूं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे, लेकिन क्लाइंट जब आपसे पूछेगा, आप नहीं बोल सकते उनको कि मैं इनकम टैक्स नहीं देखूंगा, टैक्स की टीम अलग है हमारी। आपको सब कुछ आना चाहिए। तो मैं आपको नोट्स दूंगा इस चैप्टर के, अगर आप बिल्कुल पैदल हो दिमाग से तो हो सकता है ना बेटा, अभी तक तो आपने बता दिया सब कुछ, बट 2 दिन बाद हो सकता है आपका दिमाग कहे भाई मैं तो पैदल हूं, मुझे नहीं पता यह जशन क्या होती है। तो तो फिर आपने वो नोट्स रेफर करने हैं, 10-12 पेज के नोट्स होंगे, आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लो बस फटाफट से, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्कस कर लेंगे। पूरा चैप्टर गो थ्रू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल देख लोगे क्योंकि आपका ये लो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने पहले करवा रखे हैं सारे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करवा दो, कितने बच्चों के दिल में आता है ऐसा? एक सीरीज आएगी पूरी यूट्यूब पे जिसमें मैं चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको लिस्ट देने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आएगी शायद, पूरी प्लान्ड है वो, फाइनल की भी और इंटर की भी। स्वैट इक्विटी शेयर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर आप छोड़ते हुए चलना। रिजर्व एंड प्रोविजन पता है क्या होता है? रिजर्व एंड प्रोविजन, रिजर्व क्या होता है? एक सेकेंड हैंड रेस करके, रिजर्व क्या होता है? हाँ हमेशा करते हो, मैंडेटरी है। प्रॉफिट है तो कर लेंगे, नहीं है तो। और प्रोविजन क्या होता है? चार्ज टू प्रॉफिट, मैंडेटरी है ऑप्शनल है? मैंडेटरी है। प्रॉफिट नहीं है तो भी कैसे करोगे फिर? चलो एक मजे लेते हैं तुम्हारे थोड़े से। हाँ जी, प्रोविजन बनाएंगे। पहले कितने बच्चों को पता है प्रोविजन क्या होता है? कितने बच्चों को पता है प्रोविजन क्या होता है? मत लो हमारी प्रोविजन। बताओ। सर्टेनिटी है आपके पास कि एक लायबिलिटी है वो 100% आएगी, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग ए प्रोविजन। प्रोविजन आपको 100% बनाना ही है, हाँ है ना। फिर एक होती है कंटीजेंट लायबिलिटी, ये क्या होती है? विच मे और मे नॉट अकर। प्रोविजन में तो ये है कि ये आएगा ही, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि भैया मेरे डेटर हैं, 4 साल पुराने हो गए, 5 साल पुराने हो गए, सामने वाले बंदे की नियत पैसे देने की, प्रोविजन बना लेते हैं। एक एग्जांपल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर स्लो एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज, भाई इन्वेंट्री मेरी ऑब्सोलीट हो गई है, क्या बना लो? अरे हाँ, इन्वेंट्री का एक पॉइंट और आ गया ये अब प्रोविजन से निकल के, जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, तो जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है या कोई भी इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की, जब अपन एग्जिस्टेंस चेक करेंगे ना, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कौन कौन सी इन्वेंट्री क्या है मेरी, ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट को वहां से रिमूव करेंगे, उसके वैल्यूएशन में फिर स्क्रैप की वैल्यूएशन करेंगे उसकी, तो एक प्रोविजन वाला पॉइंट वहां भी चला जाएगा यहां से। प्रोविजन बेसिकली एक चार्ज है आपके प्रॉफिट पे, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं जो हमें पे करनी ही करनी है, या कोई भी ऐसा पैसा जो आना है और जो नहीं आ रहा है, वी क्रिएट ए प्रोविजन फॉर दिस।
क्या आप हर खर्चे का प्रोविजन बनाते हो? यस, मोस्टली सभी खर्चे का हम प्रोविजन बनाते हैं। कैसे? मान लो मैं लीगल सर्विस ले रहा हूं, ठीक है, अब इसका ऑडिट भी बता देता हूं, पहले अकाउंट का डिस्कशन कर लेते हैं फिर ऑडिट, दिमाग चलाते हैं थोड़ा सा आपका। आप मान लो एक रिटर्नरशिप बेसिस पे सर्विसेज लेते हो, हर महीने एक पार्टी का बिल आता है, आप पे कर देते हो, रेंट का बिल आता है, आप पे कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप पे कर देते हो, बहुत सारे बिल आते हैं, आप पे कर देते हो। 31 मार्च को जो बिल आएंगे वो कब आएंगे? अप्रैल में या मई में, हो सकता है ना मई तक बिल आए। अब 31 मार्च को मैं लाइबिलिटी कैसे बुक करूं, जबकि बुक तो करनी, कैसे बुक करोगे? प्रोविजन बन गए ना सारे खर्चों के प्रोविजन, आया ना? अब आपका क्वेश्चन आता है सर ऑडिट कैसे करें प्रोविजन का? भैया हर प्रोविजन के लिए क्लाइंट के पास एक वर्किंग होगी कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन जो मैंने बनाया है अपने इस पास्ट के बेस पे बनाया है, रेंट का प्रोविजन देखो इन एग्रीमेंट के बेस पे बनाए, कंसल्टिंग जो मैं ले रहा हूं उनके इन, तो आपको प्रोविजन में वो बेस डेटा क्लाइंट की पूरी वर्किंग को क्या करना है? चेक करना है और देखना है कि वो सारी सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व हो गया। डिफरेंस ये पेपर में पूछ सकता है आपसे। रिवेन्यू और कैपिटल रिजर्व की हमने बात की थी। बोरोविंग अब बोरोविंग के अंदर 4-5 पॉइंट आपको अपने हिसाब से सोचने और लगाने। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? लोन्स एंड एडवांस। डेटर का रिलेशन किससे होता है? सेल से। तो आपने देखना है कि ओनली बोनाफाइड सेल हो। डेटर का कंप्लीटनेस आप सेल की कंप्लीटनेस से वेरीफाई करोगे, डेटर से देखोगे कि सारा पैसा आ गया, जो नहीं आया उसके लिए क्या लोगे? कंफर्मेशन। तो आपने इस तरह से पॉइंट लिखने, डायरेक्ट कन्फर्म ऐसे 505 का पॉइंट लग जाएगा। कैश पे हमने कैश बैलेंस की बात कर ली, बैंक में क्या लग जाएगा? कंफर्मेशन। इन्वेंट्री की हम ऐसे 501 में बात कर लेते हैं पूरी। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ये कंसेप्ट पता है आप लोगों को? इसमें क्या होता है, हम भैया हम मेन कंपनी है, हमने अलग अलग शहर में हमारे एजेंट बना रखे हैं, हम माल उनको भेज देते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं माल। तो अगर मान लो मैंने कोई माल भेजा अपने कंसाइनर के पास, तो उसको मैं अपनी इन्वेंट्री से रिमूव कर दूं, वो मेरी ही इन्वेंट्री में रहेगा जब तक वहां पे नहीं बिकेगा। तो कंसाइनर के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी इन्वेंट्री में कंसाइनर वाला माल भी आ रहा है, क्या उसको विद मार्कअप रखूं या कॉस्ट पे रखूं? तो आपने ये भी इंश्योर करना है कि अगर आपने विद मार्कअप लगा के भेजा हुआ है तो आप उसको रिमूव करो और कॉस्ट पे करो। अब यहां पे एक और पॉइंट आ गया ऑडिटर का, सिंस ये इन्वेंट्री किसके पास है अब, तो वो क्या करेगा? कंफर्मेशन या तो फिजिकल वेरिफिकेशन। टेंजिबल वही अपना फिक्स एसेट्स पीपीएन नहीं आ गया, इस पे आपका क्वेश्चन अजर्शन पे पूछ सकता है। इंटेंजिबल आपके सारे अकाउंट के क्वेश्चन है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। AS26 लगता है ना इस पे, तो उसको प्लीज पढ़कर जाइएगा। ये डेटर का अपोजिट हो गया क्या? क्रेडिटर। बस अब आप इसके लिए 1 घंटे लगा के वो नोट्स पढ़ना जो मैं आप लोगों को दूंगा। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जो आपको दे रहा हूं मैं। अभी नहीं बेटा, मेरे को 1 दिन लगेगा। हाँ, 1 दिन इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो फाइल्स है ना, ये एक इमेज फॉर्मेट में होती है, ये मेरे को वर्ड फाइल चाहिए ना, तो मेरी टीम बना रही है वो। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 2 क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप जजमेंट से नहीं लिख पाओगे। ये है आपका परचेज का ऑडिट करना है, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर पूछेगा कि भाई आपने परचेज की क्वांटिटी को वेरीफाई करना है। देखो स्पेसिफिक बात करेगा किस पे? क्वांटिटी को वेरीफाई करना है, परचेज क्वांटिटी को। उसमें आप क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो? अब लप्पे नहीं लगेंगे भाई। परचेज की मैंने आपको क्लास में समझाया रेगुलर कोर्स में, अगर आप लोगों को याद हो तो। परचेज की क्वांटिटी को मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूं? प्रोडक्शन के साथ डिस्कशन करके। हाँ उस टाइम पे लेना, अभी करते हैं डिस्कस, ब्रेक होगा अभी आधे घंटे में ना, ठीक है। कंजम्पशन एनालिसिस कर सकते हो आप, प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसके अगेंस्ट कितना माल लगना था, एक यूनिट को बनाने में कितनी चीजें लगती है, कॉस्ट शीट वहां से निकाल सकते हो, रेशियोज कर सकते हो, क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशंस बना सकते हो। एक ये एक स्पेशल प्रिकॉशन इन वेरिफिकेशन ऑफ परचेज इनवॉइस, बेसिकली टीओडी। जब आप टीओडी कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो भाई? अगर एडजस्टमेंट
करना है किसी इनवॉइस का, वो हो गया है। इनवॉइसेस की जनरली ट्रिप्लीकेट कॉपीज बनती है, डुप्लीकेट कॉपीज, तो वो देखना है कि अगर डुप्लीकेट कॉपी के अगेंस्ट मैंने पैसा पे किया है तो ओरिजिनल कॉपी भी मैंने मार्क कर दी हो पेड। अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो उनको मैंने देख लिया हो। पेमेंट का टाइमिंग देखना है कि अगर मेरे को क्रेडिट डेज मिले हैं 90 डेज के तो मैंने वो क्रेडिट डेज यूटिलाइज किए हो। अगर मैंने जल्दी किया है तो आपने देखना है कि आपको डिस्काउंट वगैरह मिला या कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हो। आपने कुछ पॉइंट आपको स्पेसिफिक करके जाने हैं, मैंने इनको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है 2 क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आप वहां से देखना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मजा आया? कुछ पूछना है आपको इस चैप्टर में? बेटा अजर्शन वाइज लिखना है, पेपर में आएगा, पेपर में वेल हालांकि जनरल क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पेपर में आएगा एक अजर्शन पूछेगा और आपसे सीधा पूछेगा इसको कैसे वेरीफाई करोगे, तो आपने 5 पॉइंट लिखने हैं सिंपल। बेटा वो पूछेगा ही एक हेडिंग पे आपसे क्वेश्चन, मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर पेपर में कैसे लिखना है, भाई सुन लो कैसे लिखना है। हेलो, ध्यान से सुनो बेटा, पेपर में कैसे लिखना है आपका भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा। कितनी कैटेगरी के क्वेश्चन है? पहली लो बेस प्रोविजन लिखा हुआ है, पेपर में आ गया शेयर कैपिटल के प्रीमियम को कहां यूटिलाइज करोगे, 5 से 6 पॉइंट है, सिंपल अपना लाइन में लिख देना 6 पॉइंट। अपने को लो की तरह नहीं लिखना, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन ना। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पस 1 2 3 4 5 6। टाइम सेव करो, 4 मिनट में आंसर खत्म। क्या आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड ऑन द डिस्काउंट। अगर करोगे तो ये पेनल्टी लगेगी और ये सारा काम होगा, काम खत्म। 3 लाइन में आपके आंसर खत्म। आपका क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट कैन ऑल्सो बी, गिव अस सम एग्जांपल। हियर आर द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर द, एक हेडिंग बनाई, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 मैटर सॉर्टेड। अकाउंट के क्वेश्चन का आंसर सिंपल पॉइंटर में जाएगा, लो का क्वेश्चन पॉइंटर में जाएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जैसी किताब में है वैसी लिख दी तो पूरे, लप्पे मारे तो सामने वाले के दिल के ऊपर है, वो 4 में से 1 दे, 1.5 दे, 2 दे, 0 दे, वो उसकी मर्जी है, तो उसमें कोई जजमेंट नहीं है। अब बात आती है ऑडिट बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। मैं कह रहा हूं 99% आपके पेपर में जनरल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हाउ यू विल वेरीफाई फिक्स एसेट्स, हाउ यू विल वेरीफाई इन्वेंट्री, हाउ यू विल वेरीफाई डेटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। इसमें तो फिर आप रिस्क असेसमेंट की भी बात कर दो, इंटरनल कंट्रोल की भी कर दो, सब्सटेंटिव में दुनिया भर के जर्शन है, सब पे एक लिख दो, हर कोई लिख देगा। क्वेश्चन आएगा हाउ यू विल वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ डेटर, हाउ यू विल वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, हाउ यू विल वेरीफाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हाउ यू विल वेरीफाई राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब मेन एजर्शन यही होती है, तो इन्हीं पे ही आएगा क्वेश्चन। वो ये नहीं पूछेगा हाउ विल वेरीफाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, आप लिख दोगे, मैच कर लो फाइनेंशियल से। भाई जहां पे एक ही पॉइंट बन रहा है वो थोड़ी ना पेपर में आएगा, पेपर में ऐसी चीज आएगी जहां 4 पॉइंट बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वी विल वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ पीपीएनई बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑडिट 1 डॉक्यूमेंट 2, वो आपको देखना है किस एरिया पे है, 3 4 5 6 जितने आपको आते हो। सर कितना लिखे 4 नंबर के, एक और क्वेश्चन आता है मैं क्लास में भी लेता हूं, सर कितना लिखे 4 नंबर के आंसर में, आता है बेटा, आता है ना, जितना आता है उतना लिखो। अब तुमको आता ही नहीं, तुमको पॉइंट ही 3 आते हैं और तुम पूछो कितना लिखे। सर मेरे को 8 पॉइंट आते हैं, लिखना 6 पॉइंट, 4 में से 3.5 भी आ जाए मेरा नाम बदल दियो। 4 में से कितने आएंगे, दीक्षा के 90 नंबर है, 100 होते, उसके 2 क्वेश्चन गलत हैं। कितने होते, 100 नंबर होते। शुभम के 90 मार्क्स थे, 87 मार्क्स थे, जो फर्स्ट फेस टू फेस का स्टूडेंट था, उसके 13 नंबर कटे थे क्योंकि गधे के 8 नंबर के क्वेश्चन गलत थे। मैं आज भी उसको गाली देता हूं इसके लिए, वो कहता सर एक तो 87 लेके आऊं और आज भी आप गाली दे रहे हो। मैंने कहा तूने 2 गलत क्यों किए, तू सही कर देता तो 2 नंबर दे देता, 91 हो जाते, आया ना। तो पूरे नंबर मिलते हैं प्रोवाइडेड आपने लप्पे ना मारे हो। आईसीआई एक्सपेक्ट करता है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है टू द पॉइंट आपसे बातें।
तो आपने लब पे, इसीलिए तो मैं कहता हूं याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, आपको कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए।